guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी लेक्सिकॉन एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की सीरीज का। एज पर प्रॉमिस हर हफ्ते जो हमने कहा था एक चैप्टर लेकर आएंगे, तो चैप्टर नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे जल्दी ही कंप्लीट कर दें, हफ्ते के क्या उसके पहले ही ले आऊँ मैं। तो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है एटीट्यूड, जो सब में होता है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लिया जाए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे एटीट्यूड क्या है। हर इंसान में बड़ा एटीट्यूड है आजकल, तो एटीट्यूड जानना तो बहुत मुश्किल काम है नहीं। तो देखिए एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड इज अ लर्न टेंडेंसी टू इवैल्यूएट पीपल, इश्यूज, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट इन सर्टेन वे। Our attitude can vary in strength along both positive effect and with negative effect, with ambivalence or with apathy and indifference. It usually implies feeling that are either positive or negative. आसान शब्दों में बताएं तो एटीट्यूड एक दिमागी रूप की, एक साइकोलॉजिकल इंसान की टेंडेंसी होती है जिसे आप एक्सप्रेस करते हो, है ना। एटीट्यूड क्या करते हो कि भाई आप एक्सप्रेस चीजें करते हो ना, ये मेरा एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई इंसान, मान लीजिए सपोज किसी इंसान को बहुत मानता है या किसी चीज़ों की तरफ उसका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, तो मतलब वो अच्छा बिहेव करेगा। वही जगह अगर किसी से वो नहीं समझ में आता उसको, कोई सामने वाला इंसान, तो उसकी तरफ वो उसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। मे बी पर्सन हो, मे बी चीज़ हो, जिसकी भी तरफ हो उसका नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। तो इतना हमने पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया, एटीट्यूड हमको पता है। और चीज डिस्कस करें तो देखिए इसमें ये भी है कुछ चीज, मतलब मैंने आपको बताया ना कि मतलब जो चीज पसंद है उसमें आपका पॉजिटिव हो सकता है, जो नहीं पसंद है उसमें नेगेटिव हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स में आपके लोग भी हो सकते हैं, समझिए मैंने ऐसे क्या बताया कि भाई पीपल हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकती हैं, कोई सामान की तरफ हो सकता है, कोई इवेंट हुआ उसकी तरफ भी उसका कोई, भाई आप घूमने के लिए गए है ना, पहाड़ियों पे गए, मसूरी पे अपना एंजॉय कर रहे हैं और वहां की तरफ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, यू लाइकिंग दैट, ठीक है। और अचानक से किसी ने भेज दिया एक तपती गर्मनाती गर्मी में, है ना, और एक किसी गांव खेड़े में, तो आपको क्या लगा वहां पे, अरे यार जल्दी यहाँ से निकलूं, तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, किसी इश्यूज की तरफ हो सकता है, इवेंट्स की तरफ हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो एटीट्यूड बेसिकली फीलिंग्स हैं, है ना, ऐसा हमारा बिलीव है, जो हमारा बिहेवियर यहाँ पे डिटरमाइन करती है कि हम कैसा उस समय बिहेव करते हैं। हमने बात समझ ली कि एटीट्यूड है क्या, है ना। अब भाई इसको जॉब में अगर आप फिट कर दोगे, तो किसी बंदे की जॉब है ना, अब उसमें उसने उसका बहुत ही अच्छी जॉब चल रही है, बहुत ही पैसा बढ़िया आ रहा है, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। वही जगह बॉस रोज गाली बक रहा है, तो वो सुबह सुबह जा रहा है बड़ा इरिटेट होता हुआ, तो वो उसका नेगेटिव एटीट्यूड उस तरफ हो जाएगा। समझ गए बात को। तो एटीट्यूड हमने समझ लिया क्या होता है, ठीक है, और हम सब में होता है, किसी में ऐसा नहीं है कि नहीं हो। अब उसी के साथ एक नया क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के। तो आइए हम इस बारे में तो जानेंगे। यहाँ पे 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड में। एक होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव और तीसरा होता है ये बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियरल। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके कंपोनेंट्स को। तो पहला जो हमारा कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव का मतलब होता है कंपोनेंट, ऐसा एटीट्यूड का कंपोनेंट जो बिलीव्स, नॉलेज, थॉट्स को रिफर करता हो, है ना। हम एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए क्या बिलीव रखते हैं, क्या हमारे थॉट हैं, क्या हमारी नॉलेज है ना। तब देखिए हम समझाते हैं इसको और ओपन शब्दों में समझाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एटीट्यूड रिफर्स टू हमारे, ये मतलब कॉग्निटिव एटीट्यूड वो एटीट्यूड होता है जो रिफर करता है हमारे किसी बिलीव पे, है ना, क्या हम किस चीज पे विश्वास करते हैं, हमारी सोच क्या है ना, एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब रंग रूप या जो भी है ना, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। जब एक आप अपने दिमाग में ओपिनियन बना लेते हो, है ना, एक आप ओपिनियन अपने दिमाग में बनाते हो या आप जजमेंट करते हो किसी को उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है, तो या तो वो जो है हम डिसाइड करेंगे, या तो उसकी तरफ डिसाइड करेंगे, है ना, या तो हम उसकी तरफ या तो पॉजिटिव फेवरेबल डिसाइड करेंगे, और या तो अनफेवरेबल ओपिनियन अपनी देंगे उसको लेके, ठीक है। तो हम ये मतलब मैं सपोज करो ऐसे, हम आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देके अगर हम समझाएं, तो हमने किसी के बारे में कुछ सोचा, ठीक है, हमारे थॉट्स हैं किसी चीज को लेके, ठीक है, तो हमारे थॉट्स के बेसिस पे या हम किसी चीज को लेके कोई चीज बिलीव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें नॉनवेज नहीं पसंद, ठीक है, एक बात समझिए, हमें नॉनवेज नहीं पसंद है, तो हमें ये मांस को काटना, है ना, ये बकरे कट रहे हैं या भैंसे कट रहे हैं, ठीक है, तो इसको काटने की तरफ हमारा कैसा है, हम उसके जो हमारी ओपिनियन है वो हमारी अनफेवरेबल है कि नहीं नहीं हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो हमारे जो बिलीव है, हमारी जो नॉलेज है, हमारे जो थॉट्स हैं, उस बेसिस के ऊपर हम जो अपना एटीट्यूड देते हैं उसे हम कॉग्निटिव एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है अफेक्टिव एटीट्यूड। तो अफेक्टिव एटीट्यूड ये आपका इमोशनल रिएक्शन हो गया किसी ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि मैं डरता हूँ जब मैं कुछ सोचता हूँ कि मतलब आई फील स्केर्ड व्हेन आई थिंक अबाउट और सी अ स्नेक, है ना, मैं डर जाता हूँ जब मैं सांप के बारे में सोचता हूँ या मैं सांप को देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, है ना। तो ये अफेक्टिव है, समझ रहे हो आप। फीलिंग्स या इमोशन, जैसे आपका डर है, कोई सिंपैथी है ना, कोई नफरत है, हेट है ना, कुछ हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या हमें कोई चीज खुशी देती है ना, ये एटीट्यूड जो है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना। तो मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अफेक्ट प्ले करता हो, उसे हम यहाँ पे अफेक्टिव एटीट्यूड कहेंगे, है ना। एक कॉमन कंपोनेंट हो जाता है अफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए सपोज कि एक सांप का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्नेक का एग्जांपल दिया है कि स्नेक को देखा तो हम क्या हो गए, हम यहाँ पे डर गए, में अफेक्ट पड़ा, है ना। तो ये हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया एटीट्यूड का। तीसरा अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो बिहेवियरल कंपोनेंट क्या हो गया कि किस तरह से एक इंसान बिहेव करता है जब उसे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में बने, जब वो एक्सपोज होता है अपने एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में। जैसे कि आई अवॉइड स्नेक्स एंड स्क्रीम इफ आई सी वन। अब देखो बात समझो, मामला क्या है यहाँ पे, क्या है कि जैसे कि ऐसा एटीट्यूड जिसमें आपका एक आपकी टेंडेंसी निकल के आए, मतलब एक एक्ट, आप किस तरीके से एक्ट करोगे, आपका क्या मैनर है, जिस तरह से आप रिएक्ट करोगे, है ना। ये आपको पहले से पता है कि जैसे मान लीजिए कि चीजें आप कुछ सोचते हैं, किसी बारे में कोई चीज सोचते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने, आपका बॉस है ना, बॉस सही नहीं है, करप्ट है, और अपनी कंपनी के जो फंड्स हैं उसको मिसयूज कर रहा है ना, उसका फालतू फायदा उठा रहा है ना। और जो आप उसके बारे में सोचते हो, है ना, कि भैया हम ये नहीं कर सकते, कि हमें समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, आप उस तरीके से इसको पहले से ही सोच लोगे कि भैया हम क्या करेंगे, हम जॉब क्विट कर देंगे, उसके अगेंस्ट नहीं रहेंगे, है ना। इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आई अवॉइड स्नेक्स एंड स्क्रीम इफ आई सी वन। ठीक है, अब भैया मान लो हम चिल्लाना नहीं पसंद करेंगे, अगर हमने सांप देख लिया तो हम चिल्लाएंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा ये बिहेवियरल जो एटीट्यूड है वो यहाँ से डिटरमाइन हो जाता है। बात क्लियर है ना। फिर आई बात कैटेगरीज ऑफ एटीट्यूड की। क्या कैटेगरी होती है एटीट्यूड की, इस बारे में जानते हैं। तो पहली हो गई एक्सप्लिसिट, दूसरी हो गई इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड। तो अगर हम एक्सप्लिसिट एटीट्यूड की बात करें तो ये एटीट्यूड इस तरह का एटीट्यूड होता है जो कि दैट यू डेलिबरेटली थिंक अबाउट एंड रिपोर्ट। आप इसके बारे में कायदे से सोचते हो और रिपोर्ट भी करते हो चीजों को। मतलब ये मोस्टली क्या होते हैं, ये रीसेंट या मोर एक्सेसिबल इवेंट से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ना। कि अब ऐसे हम आपको खुल के समझाते हैं चीजें, कि जैसे आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है कि आप बता सकते हो कि आपको मैथ्स पसंद है या नहीं पसंद है ना। और ओपनली इस चीज को समझाऊं तो ये तरह के जो एटीट्यूड होते हैं इसमें आपको कि एक मोटिवेशनल फैक्टर इसके पीछे, इस एटीट्यूड के पीछे कोई मोटिवेशनल फैक्टर होता है। एक मोटिवेशन आया कि भाई देखो, अरे यार मुझे नहीं समझ में आई मैथ्स, है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, या मुझे तो बहुत अच्छी लगी। दोनों में कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और आपकी अच्छी खासी इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है ना। तो इसमें आपका सेल्फ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करा है, आपने चीज़ें अपनी थिंकिंग करी है। तो इस वजह से इनको कई बार सेल्फ रिपोर्टेड एटीट्यूड भी बोला जाता है। बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इम्प्लिसिट एटीट्यूड की, तो देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन होती है ना, जो कि आप कह सकते हो क्या कहते हैं, ये मच लेस एक्सेसिबल होती हैं हमारी कंसाइंसेस या हमारे अवेयरनेस या हमारे कंट्रोल को। ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि हम बहुत पूरी तरीके से हम उस चीज में इन्वॉल्व हैं, हमने एनालाइज करा है। यहाँ पे इतना सेल्फ नहीं है ना, ये निकल के आती है हमारे सेल्फ से बिना किसी इंटेंशन से, हम चाहते नहीं है तब भी हम ये चीज जो है वो करते हैं। हमारा इम्प्लिसिट एटीट्यूड यही कहलाता है ना। जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है ज्यादा ये क्लोजली रिलेटेड होता है किसी एक्सपीरियंस से या कल्चर से, है ना। कई सारी फीलिंग्स इमोशन उससे निकल के आती हैं, और इस वजह से कल्चरल बायस जो है वो अप्रिशिएबल इम्पैक्ट होती है इम्प्लिसिट एटीट्यूड का। अब हम यहाँ पे आपको क्लियरली बताते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पास्ट मेमोरी है ना, जो आपके दिमाग में एकदम भरी हुई है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अब हमारी मर्जी नहीं होती है तब भी हम किसी चीज की तरफ वैसा रिएक्ट कर लेते हैं, है ना, पास्ट मेमोरीज के बेसिस पे, है ना। कभी कभी हम भूल भी जाते तब भी, है ना, हम उसके लिए डायरेक्टली कोई चीज सोचते नहीं कि हमें ऐसे ही बिहेव करना है, मगर हम बिहेव कर देते हैं। ये अपना हमारे अंदर से निकल के आ जाता है और हम चाहते नहीं, हमारा इंटेंशन नहीं होता
है ना? तो यहाँ पे ये पार्ट, इंटेंशन वाला पार्ट यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस पास्ट में अच्छे नहीं हुए हैं या अच्छे हुए हैं, उस बेसिस पे हम अपना रिएक्शन कर देते हैं इसको लेके, है ना? तो एक्सपीरियंस का यहाँ पे काफ़ी है ना? अब कल्चर, ऐसी कल्चरल जो फीलिंग्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप सपोज़ करो कि एक अगर हम एक हाइपोथेटिकल एक एग्ज़ाम्पल दें आपको, तो भई देखो, एक मान लो आपको नहीं पसंद है, आप बहुत ज़्यादा हिंदुइज़्म फ़ॉलो करते हो, प्योर पंडित हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मांस काटता है या मतलब कोई मतलब बकरे को काटे या कुछ भी करे, ठीक है? आपको खून ब्लड से नफ़रत है। तो आप क्या करोगे, जब आप कसाई की तरफ से निकलोगे, तो आप अनइंटेंशनली उससे फालतू में चिढ़ जाओगे, है ना? तो ये मतलब हम चाहते नहीं हैं बट हम बिहेव ऐसा कर देते हैं, है ना? तो ये आप इसमें इम्प्लिसिट एटीट्यूड में ले सकते हो। तो ये कैटेगरीज़ हमने दोनों डिस्कस कर ली। फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के बारे में, कैसे एटीट्यूड फॉर्म हो, ठीक है? तो हम जानते हैं, हम जब से पैदा होते हैं तब से हमें बहुत ज़्यादा, हम हर ऑब्जेक्ट से हम कहीं न कहीं रिएक्ट करते ही हैं। भई पैदा होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि हम बस संसारी रूप से किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम किसी न किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है? तो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स के आते हैं, वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई के कॉन्टैक्ट में आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं, कभी-कभी इनडायरेक्टली भी आते हैं, ज़्यादातर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपस में आते रहते हैं साइमल्टेनियसली, कहीं न कहीं मिलते रहते हैं, आम सी बात है, ठीक है? तो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, है ना? लाइफ एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा सीखते हैं, हालाँकि कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हमें सिखाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे। भई पता ही है कि पापा को मान लीजिए आपके क्या कहते हैं, आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बेटे को भी नहीं पसंद होती है, तो कहते हैं बाप-बेटा एक जैसा, ठीक है? तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बाकी लाइफ के एक्सपीरियंस से हम काफ़ी, हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज होता है। आपका आज का सबसे ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम्पल ले लें, तो बच्चा कमिट हो गया 11 साल की उम्र में, जब तक वो पहुँचा 25 साल में, तब से उसने कहा अरे प्यार-व्यार सब धोखा है। तो क्या है वो, लाइफ़ के एक्सपीरियंस से चीज़ें सीख रहा है ना? तो ये सारी बातें हैं, ठीक है? अब कुछ थ्योरीज़ हैं जिनकी वज़ह से फ़ॉर्मेशन होता है, मेंटेनेंस होता है एटीट्यूड का। आइए एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे हर एक थ्योरी को। पहली है क्लासिकल और पैवलोवियन कंडीशनिंग। दूसरी है आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तीसरी आपकी आती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और चौथे आपके हैं जेनेटिक फैक्टर्स। आइए एक-एक करके एक-एक को डिस्कस करते हैं। पहला हम बात करेंगे क्लासिकल और पैवलोवियन कंडीशनिंग के बारे में। तो इसको हम लोग पैवलोवियन या फिर रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ये ऐसा लर्निंग प्रोसीजर है जो कि बायोलॉजिकली पोटेंट स्टिमुलाई है ना, जैसे स्टिमुलाई मतलब आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि फूड, इसको आप कंपेयर करते हो प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलाई से, जैसे कि बेल। आइए हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हुआ क्या कि एक डॉग लिया गया, एक एक्सपेरिमेंट करा गया, एक्सपेरिमेंट में एक डॉग को लिया गया, कुत्ते को लिया गया, ठीक है? और एक बेल को लिया गया, बेल मतलब घंटी, ठीक है? अब हुआ क्या कि घंटी को बजाया गया, ठीक है? टन 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 बजाया गया, और उस टाइम पे कुत्ते को खाना दिया गया, डॉग को फूड प्रोवाइड करा गया, ठीक है? फूड को देखकर डॉग की सलाइवा बनने लगा मुंह में, ठीक है? उसको लार आने लगी, उसको लालच आने लगा। ये डॉग का रिएक्शन फूड को लेके था, ठीक है? ये जो डॉग का रिएक्शन था, सॉरी इग्नोर माय डॉग, ठीक है? ये जो डॉग का रिएक्शन था, वो फूड को लेके था कि उसको जब वो देखता है खाने को, तो उसको मुंह में लार आती है, उसको भूख लगने लग जाती, ठीक है? अब थोड़े वक़्त के बाद क्या हुआ, जब इसी सिचुएशन में उसको रखा गया, तो क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजाई जाती थी खाना देने के लिए, बेल बजी इधर, और यहाँ पे डॉग के मुँह में क्या आने लगा, सलाइवा आने लगा। तो अब देखिए, बेल का सलाइवा से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, बट यहाँ पे बेल कहीं न कहीं ऐसे रिलेट कर रहा है कि वो डॉग के मुँह में सलाइवा बना रहा है। तो आपको ये बात समझ में आई? तो ये आप कह सकते हो, ये प्रोड्यूस करता है कंडीशनल रिस्पॉन्स डॉग का, कि वो सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, तो ऐसे प्रोड्यूस करता है। तो ये समझ रहे हैं, एक कंडीशनल स्टिमुलाई, ये बेल को बजाने का और इसका प्रोड्यूस करना एक कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये इसमें आप, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकती है इमोशनल कंपोनेंट्स को लेके, है ना? और आपका, अपने जो क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से लोग जो है वो पावरफुल भी बन सकते हैं, पावरफुल एटीट्यूड रिएक्शन ला सकते हैं किसी सोशल ऑब्जेक्ट को लेके, है ना? जैसे कि बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बार-बार ये बात सुनते रहते हैं, एक मतलब ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत सारे घरों में बात होती है कि सुनते रहते हैं कि अपने पेरेंट के दिमाग से सुनते रहते हैं कि अरे मुस्लिम्स अग्रेसिव हैं, पाकिस्तान में ये होता है, वो होता है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बुक का एग्जाम्पल बोल रहा है, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल अपनी तरफ से दिया था, है ना? मतलब कोई ऐसा हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हमने सुना कि नहीं पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, तो बचपन से अगर उसको तुम यही बात बताते रहोगे, तो
जब वो बड़ा होगा, डेवलप होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो पाकिस्तानी से किसी से मिलेगा, नो मैटर हाउ गुड द पर्सन इज, वो उसकी तरफ नेगेटिव ही एटीट्यूड रखेगा, है ना। तो ये एक तरीके से ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल हो गया। डॉग वाला एग्जाम्पल मेनली लिया जाता है और ये बाकी तो लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में। तो देखिए इसके हिसाब से क्या है, ये दूसरा टर्म है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, अभी हम समझाते हैं। एक लर्निंग प्रोसेस है जिसे पहली बार डिस्क्राइब करा था B.F. स्किनर ने, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जो रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट है इसको यूज करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए प्रोबेबिलिटी कि बिहेवियर जो है वो क्या फ्यूचर में होना चाहिए। अब समझाते हैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो, आपके मम्मी पापा ने क्या करा, आपको बचपन में जब आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहे थे तो आपके मम्मी पापा ने आपसे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, है ना, तुम अच्छा रिजल्ट लाओ और हम तुम्हें मौका देते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, तुम जैसे जैसे इसमें डेवलप करते रहोगे वैसे वैसे टाइम में तुम इसमें इम्प्रूव होते जाओगे। ठीक है, एक वक्त आया ऐसा जब आपका जो एटीट्यूड था वो डेवलप, पढ़ाई की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया कि हाँ पढ़ाई अच्छी चीज होती है। एक टाइम पे आके हम इससे प्यार करने लगे और हम जो है वो हमने इसमें काफी ज्यादा महानता हासिल करी। मैं अपने एग्जाम्पल दे दूं। बचपन में क्या था भाई, बच्चे तो होते ही हैं, तो बहुत छोटे थे, देन आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, बट व्हेन आई केम इन द 7th and 8th क्लास, तो आई वाज लाइक कि मेरा दिमाग बिल्कुल भटक गया, खेलने कूदने में इतना दिमाग रहता था, अपना दिन भर एंजॉय। और मम्मी मेरी जॉब पे जाती थी, ऑफिस जाती थी, पापा भी उनका खुद का भी बिजनेस था। तो अब हुआ क्या कि 7th 8th में जब मैं आई तो मैं अपना टाइम वेस्ट करने लगी इधर उधर, और मेरी रैंक, मतलब ये तो बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है, मेरी रैंक 28th आई थी क्लास 8 में। बट माई पेरेंट्स नेवर सेड एनीथिंग टू मी, माई मदर वॉज ऑलवेज लाइक कोई बात नहीं, नेक्स्ट में बेटा अच्छा करना, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू कम इन टॉप 10 फर्स्ट। एंड यू कांट बिलीव, जब मैं 9th में आई हूँ, इमेजिन मेरा 8th का रिजल्ट 28th रैंक था, जब मैं 9th में आई, मैं 9th में आती मेरी 5th रैंक आई। एंड फिर मैंने 10th में टॉप करा अमंग द गर्ल्स इन माई स्कूल। फिर 11th में जैसे ही मैं आई, आई वॉज लाइक कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट द थिंग कि माई मदर इज ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड मी, शी नेवर सेज एनीथिंग टू मी। एंड इन क्लास 11th आई गॉट द फर्स्ट रैंक थ्रू आउट क्लास 12 एंड आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल। तो व्हाट हैपेंड वाज कि आप बचपन से अगर उस चीज को डेवलप करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, है ना। ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर ली। अगर आपका कोई फ्रेंड है ना, जो कि अपने जो है अचीवमेंट नहीं पूरी कर रहा है स्टडीज में, और उसके यहाँ जो है नेगेटिव बार बार उसको सुनाया जा रहा है, डांटा जा रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उसके पेरेंट्स उसका साथ नहीं देंगे, तो एक टाइम पे वो नेगेटिव एटीट्यूड स्टडीज की तरफ लेके आ जाएगी। तो ये बात है इंस्ट्रूमेंटेड कंडीशनिंग की। बात क्लियर हुई? हम्म। अब देखो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की हम बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है, ये निकल के आती है, ये जब होती है जब सॉरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज लर्निंग दैट अकर्स थ्रू ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, है ना। जब आप दूसरे का बिहेवियर ऑब्जर्व करके अपने अंदर कुछ चीज समझते हो, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। ये एक तरीके की सोशल लर्निंग है जो कई तरह से होती है ना, कई सारे प्रोसेस से ये बेस्ड होती है। जैसे एक नए नए तरीके का फॉर्म, बिहेवियर को लाने का अपने दिमाग में तरीका, इंसान जो है वो नया बिहेवियर डेवलप कर लेता है या नई सोच बना लेता है। कैसे बना लेता है, सिंपली कैसे ऑब्जर्व करता है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट दूसरों को क्या मिल रहा है। अब ऐसे समझो बात को कि किसी को किसी चीज के लिए सजा मिली, ठीक है, ये काम गलत है, उसको सजा मिली है, तो सामने वाला उसके इस सजा को देख के ही अपने आप में मन में बना लेगा कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये चीज हो सकती है और ये शायद गलत भी है। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरों को ऑब्जर्व करके जो हम अपने अंदर जो चीजें सीख जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स की। तो हमने वो स्टार्टिंग में ही बात करी थी, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जीन्स का शेप करने में हमारा एटीट्यूड, है ना। हमारी जितने भी बात करने के तरीके, हमारी सोच, हमारी ये सब मेंटालिटी कहीं ना कहीं कुछ टर्म में जीन्स भी हमारे जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से भी आती है। जैसे कि आपका कुछ प्रेफरेंसेस हैं, जैसे कोई, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया कि किसी तरीके का खाना पसंद है माँ बाप में से किसी को, तो ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं कि भाई ये तो माँ पे गया है, बाप पे गया है, तो ये उसमें आ जाएंगे बच्चे में। तो ये चीज़ यहाँ पे है, एटीट्यूड वगैरह जो है वो इस पे डिपेंड करता है। काफ़ी स्ट्रॉन्गर रोल इसका है शेप करने में हमारा एटीट्यूड, है ना। तो ये वाला है इस जो है। हाँ, तो बस इतना चीज़ें बहुत है जेनेटिक फैक्टर्स से। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड एंड डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड, है ना। क्या स्ट्रक्चर होता है एटीट्यूड का और क्या डायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, आप
किसी मतलब एटीट्यूड का स्ट्रक्चर आप एग्जामिन कैसे कर सकते हो, एक्सप्लोर करके डायनेमिक, उनकी डायनेमिक इम्प्लीकेशंस को, है ना। तो हम कैसे करेंगे, कुछ डायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं एटीट्यूड की, जैसे कि एटीट्यूड स्ट्रेंथ, एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी और एटीट्यूड एम्बीवेलेंस। तो हम एक ही करके डिस्कस करते हैं। देखिए एटीट्यूड स्ट्रेंथ के बारे में पहले हम आपको बताएंगे। तो ये क्या होता है, एटीट्यूड स्ट्रेंथ एक्सटेंड है जिस तक एटीट्यूड जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल है ना। अब हम आपको ऐसे समझाएं तो जैसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एटीट्यूड वो एटीट्यूड होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रांगली रिलेटेड होता है खुद से, समझे। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने ये चीज कही कि हमारा किस एक्सटेंट तक, क्या हमारी मजबूती, हम किस चीज का कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने रिएक्ट करा भाई सर्टेनिटी, हम कैसा अंदर से निकाल के हम क्या चीजें कर सकते हैं, हमारी इंटेंसिटी क्या है किसी चीज को रिप्लाई करने की, हम कितने एक्सट्रीम लेवल तक चीजों में जा सकते हैं, है ना। कहाँ से हमारा एटीट्यूड निकला है, हमारा पर्सनली हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, है ना। तो जो वो हमारी मजबूती कितनी है, हमारे सेल्फ में हमारी मजबूती कितनी है, तो हम इस चीज को यहाँ पे देखेंगे, हमारे सेल्फ से क्या चीज निकल के आती है, हमारा वीक एटीट्यूड है, हमारा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है ना। ये लाइकली जो है हमारे अंदर से निकल के आता है कि हम कितने, हमारी मजबूती है एटीट्यूड में। तो ये हमारा एटीट्यूड स्ट्रेंथ हो गया। अब हम एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है इजी एक्सेस टू माइंड। अब समझो, जो हाईली एक्सेसिबल एटीट्यूड होते हैं काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि मतलब हमें हमारा एटीट्यूड, जैसे मान लीजिए पुरानी कोई मेमोरी है ना, हमारी पुरानी कोई मेमोरी है और हमने उसके थ्रू हमारा बिहेवियर आज फटाक से निकल के आ गया। मतलब कुछ लोग होते हैं चीज़ों को भूल जाते हैं फटाफट, अरे कोई बात नहीं, चलो कर दिया होगा उसने, कोई बात नहीं, अब हम आगे जो है इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो पुराना एक्सपीरियंस अपना जो है वो तुरंत रिकॉल कर लेते हैं और प्रेजेंट टाइम पे जो वो रिएक्ट कर रहे हैं वो उस पे बहुत ही उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जिस तरीके से वो पुराने उनका वो पुराना एक्सपीरियंस रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेसिबल एटीट्यूड क्या होते हैं, वो मेमोरी से निकलते हैं, है ना। और मेमोरी, आपकी पुरानी जो मेमोरी है ना, पास्ट जो एक्सपीरियंस है, पुरानी जो मेमोरी है वो प्रिडिक्ट करती है आपका बिहेवियर, आपका इन्फ्लुएंस, है ना। तो जैसे कि मतलब जैसे मान लीजिए कि मैसेजेस हो गए कोई, है ना, ये सारी बातें हो गई, उस तरीके से मैसेजेस जो है वो प्रोसेस होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं टाइम के साथ साथ, है ना। तो ये बात समझिए। और ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल एटीट्यूड, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा एटीट्यूड जो होगा वो होगा एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। तो एम्बिवेलेंस क्या है, एम्बिवेलेंस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें स्टिमुलस जो सॉरी साइमल्टेनियसली कन्फ्लिक्टिंग रिएक्शन, बिलीव या फीलिंग किसी ऑब्जेक्ट के प्रति होती है ना। एम्बिवेलेंस क्या है, एक्सपीरियंस है किसी एटीट्यूड को पाने का किसी के तरफ या किसी चीज की तरफ, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होते हैं। अब ऐसे अगर आपको समझाएं तो देखो भाई, लोग जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को लेके कन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं। मतलब ये कि साइमल्टेनियसली दोनों पॉजिटिव भी वो किसी ऑब्जेक्ट को सोच सकते हैं, है ना, और नेगेटिव भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं, है ना। ये जो एटीट्यूड एम्बिवेलेंस होता है ये एक तरह का, मतलब आप कह सकते हो, रिफर कर सकते हो आप एक फैक्ट से, जो हमारी इवैल्यूएशन किसी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी इशू को लेके, किसी इवेंट या किसी इंसान को लेके हमेशा जो है वो यूनिफॉर्म एक जैसी पॉजिटिव या एक जैसी नेगेटिव नहीं होती, है ना। हमारी इवैल्यूएशन मिक्स होती है जिसमें पॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव रिएक्शन दोनों ही होते हैं, है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ये एम्बिवेलेंस है ना, ये आप कह सकते हो कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड का भी रिजल्ट है। अब अगर हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाएं तो आपका एम्बिवेलेंट एटीट्यूड हो सकता है अरेंज मैरिज की तरफ। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपके पास ओबीडियंस है, दूसरी तरफ एडरेंस है पेरेंट्स के प्रति, दूसरी तरफ आपका जो है वैल्यू फ्री एंड आप फ्रीडम को वैल्यू भी कर सकते हो और पर्सनल चॉइस को भी वैल्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या मसला है कि अब यहाँ पे आप पॉजिटिव बिल्कुल नहीं रह सकते हो, आप नेगेटिव बिल्कुल नहीं रह सकते हो। मामला क्या है, आपने सोचा अरेंज मैरिज हम कर रहे हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज क्यों करें, क्योंकि माँ बाप की मर्जी है, हमें उनको इज्जत देनी है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि हमें आज़ादी भी चाहिए और हमारी पर्सनल चॉइस कुछ है ना। तो ये सारी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे सोच के चल सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस होता है हैविंग एन एटीट्यूड टुवर्ड्स समवन और समथिंग दैट कंटेन्स बोथ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी बैलेंस कंपोनेंट्स। ऐसा किसी चीज़ की तरफ ऐसा अपना एटीट्यूड जिस चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट दोनों होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे अरेंज मैरिज में पॉजिटिव कंपोनेंट क्या हुआ कि हम अपने माँ बाप को इज्जत दे रहे हैं, अपने माँ बाप की बात रख रहे हैं। दूसरा, हमारी पर्सनल चॉइस तो यहाँ पे आई नहीं और हमारा फ्रीडम तो आया नहीं। तो ये वाली बात, तो ये समझ गए आप, यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग रिएक्शंस होते हैं एम्बिवेलेंस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉरल एटीट्यूड के बारे में।
अब इस मॉरल एटीट्यूड में क्या है, सारे एटीट्यूड जिनका बेस मॉरल कन्विक्शन से होता है उसे मॉरल एटीट्यूड कहते हैं। अब मॉरल कन्विक्शन क्या है, तो मॉरल कन्विक्शन मेटा कॉग्निशन है, जो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड जो है ये रिफ्लेक्शन होता है परसीवर के फंडामेंटल बिलीफ्स का कि वो सही है या गलत है। आसान शब्दों में इस चीज को बता दें तो देखो, सारे ह्यूमन के अंदर मॉरल एटीट्यूड तो होता ही होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जजमेंट, क्या आप क्या सोचते हो, अपने मन से क्या सोचते हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ठीक है। इससे मतलब नहीं होता कि सामने वाला आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ना। आप क्या चीज समझते हो कि ये वर्दी है, या किसी चीज को ब्लेम करना चाहते हो, किसी चीज को प्रेस करना चाहते हो, है ना। तो ये आपका मन क्या कहता है, आपके खुद के मॉरल वैल्यूज क्या हैं, ये बात यहाँ पे समझ में आने वाली बात है। सेल्फ आपका क्या कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बताएं ना आपको, तो गुडनेस, प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस, ह्यूमैनिटी, है ना, ये जो इंसान की होती है ये सब ज्यादा मायने रखती है अगर आप किसी की जीनियस, ब्रिलियंसी, एक्सुबेरेंट, विटैलिटी, है ना, ये सब मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस का पार्ट है। अगर आप इससे किसी चीज को मिलाओ, है ना, अगर जो है उससे मिलाते हैं, दैन द ब्यूटी ऑफ नेचर और ऑफ आर्ट, दैन द स्टेबिलिटी ऑफ पावर ऑफ अ स्टेट। मतलब बेसिकली यही है कि मॉरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान के अंदर। मॉरल एटीट्यूड में आपका जजमेंट्स मैंने बताया क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट और रॉन्ग, ब्लेम वर्दी, प्रेस वर्दी, है ना। ये आपका कुछ स्टेट्स में भी होते हैं वर्ल्ड के, इन टर्म्स ऑफ गुड और बैड, बेटर और वर्स। तो ये सारे चीजें होती हैं। तो बड़े बड़े डिफरेंसेस जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं कि क्या लोग डिस्क्राइब करेंगे सही और क्या गलत, है ना। डिफरेंसेस जो एटीट्यूड में होते हैं, या आपको अगर आप कल्चर या ग्रुप को भी कंपेयर करो तो भी इसमें एटीट्यूड के डिफरेंसेस समझ में आएंगे, है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। तो मैंने बताया आपको मॉरल एटीट्यूड्स। तो मॉरल वैल्यूज के बारे में और चीज बताऊं तो इसको रिकॉग्नाइज करा गया है बहुत बड़े बड़े माइंड्स के द्वारा, जैसे कि आपका सोक्रेट्स हो गए, प्लेटो अगर आपने नाम सुना हो उनका, है ना, इन्होंने कॉन्टिन्यूली रिपीट करा है दैट इट इज बेटर टू सफर इनजस्टिस दैन टू कमिट इट, है ना। तो भाई यही है कि आप सह लो इनजस्टिस, ठीक है, आप उस करो नहीं किसी के साथ इनजस्टिस। तो मॉरल एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एटीट्यूड का, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड है ना, ये आप मेंटल या इमोशनल सेट हो गया। पहले तो इंडिविजुअल अप्रोचेस की बात करेंगे हम यहाँ पे, एक पर्टिकुलर स्टिमुला, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके जो हमारा रिस्पॉन्स है ना। तो पर्टिकुलर मैनर में आप किसी चीज को लेके रिस्पॉन्स करते हो, है ना। जो पॉलिटिकल एटीट्यूड डायरेक्ट होते हैं टुवर्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपका पॉलिटिकल कैंडिडेट, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन सबको लेके ये एटीट्यूड जो है वो आपके डायरेक्ट होते हैं, है ना। पॉलिटिकल एटीट्यूड नाम ही बता रहा है। उसके बाद हम पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। तो देखिए, कुछ कई सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल लर्निंग को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो कुछ 5 तरह के ट्रेट्स ऐसे हैं जो हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। इसमें जो है क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको, बदलाव ला सकते हैं इसको इसमें, है ना। तो ये हम जानते हैं। पहला है एक्स्ट्रावर्जन। तो एक्स्ट्रावर्जन क्या है, इसमें आपका एक इनर्जेटिक अप्रोच आती है जो सोशल या मटेरियल वर्ल्ड के लिए आती है ना। जैसे आपका सोशलिबिलिटी हो गई, ठीक है, एक्टिविटी आप कुछ कर रहे हो वो हो गई, या पॉजिटिव इमोशनैलिटी हो गई। तो ये चीज यहाँ पे जो है एक अलग पार्ट है, अभी हम इसको बताएंगे चीजों को। पहले समझिए, दूसरा समझिए एग्रीबिलनेस। तो एग्रीबिलनेस का मतलब क्या होता है ना, प्रो सोशल। इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि जैसे आपने ट्रस्ट करा किसी को, किसी पे ऊपर, है ना, आपकी क्या माइंड है ना, आपका मतलब पॉजिटिवली किसी चीज की तरफ अगर आप सोसाइटी की तरफ सोचते हो, है, अग्री करते हो। तीसरा क्या है, कंसाइंस टेसनेस। तो इसमें क्या है, इसमें सोशली प्रिस्क्राइब्ड इम्पल्स कंट्रोल है। इसमें टास्क या गोल डायरेक्टर बिहेवियर आता है, जैसे कि आप कुछ भी करने से पहले एक चीज सोचते हो, है ना, थिंक बिफोर यू एक्टिंग, कहते नहीं, कुछ भी काम करने से पहले सोचिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नॉर्म्स और रूल्स को आप फॉलो करते हो, है ना। तो भाई अगर कहीं पे लिखा है तो भाई कुछ चीज़ें हैं कि ये रूल फॉलो करना है, तो आप उस चीज़ को फॉलो भी करते हो, है ना। प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो अपने टास्क को, जो भी आपको काम करना है उसको आप उसको आप जो है प्रायोरिटी में रखते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं कंसाइंस टीनेसनेस में। उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें आपका कुछ इवेंट टेम्परेडनेस होता है।
मतलब आप नेगेटिव क्या कर सकते हो, क्या टेम्परेचर या कंट्रास्ट होता है नेगेटिव इमोशनैलिटी के साथ में। जैसे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? इमोशनल स्टेबिलिटी में आप क्या कहते हो? वही आपको कुछ एंशियस फील कर रहे हो, आपको घबराहट टाइप की हो रही है, आप नर्वस हो रहे हो, या आप उदास हो, या तो बहुत ज़्यादा टेंस हो, परेशान हो, टेंशन है आपको, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी का एक पार्ट है। उसके बाद ओपन टू एक्सपीरियंस में आता है आपका जैसे कि आपका इसके वर्सेस करें तो क्लोज माइंडनेस, ओपन माइंडनेस, है ना? तो आप ऐसे हो कि जैसे कि कितना आप लंबाई चौड़ाई या फिर क्या सच्चाई, कॉम्प्लेक्सिटी, एक इंडिविजुअल का जो क्या कहते हैं ओपन माइंड इंसान, ठीक है, क्या आपकी सोच है, कितनी ब्रॉड आपकी सोच है, वो यहाँ पे ली जाती है। तो अगर हम मेन मेन बताएं तो इसमें से जो चार हैं, है ना, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी आइडियोलॉजी को। जैसे कि हमने कहा हम अग्री कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, हम जो है वो अपने टास्क को, या मतलब हम किसी पे अपना प्रायोराइज कर रहे हैं टास्क, हम अपना काम सोच समझ के कर रहे हैं, या हम इमोशनल हैं, या हम ब्रॉड माइंडेड हैं। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी को, हमारी कैसी थिंकिंग है, हमारी कैसी सोच है, उसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हैं ना, चेंज कर सकती हैं। एक और लौता एक्सेप्शन है एक्सट्रोवर्जन का। तो इसमें क्या है, ये माना जाता है कि इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बट आइडियोलॉजी को यहाँ पे ये नहीं करता। बात क्लियर है? एक्सट्रोवर्जन है ये, ठीक है, तो यहाँ इसको ये नहीं करता। नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शंस के बारे में एटीट्यूड की। क्या एटीट्यूड के फंक्शंस होते हैं, ये बात हम यहाँ पे क्लियरली जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो भैया, कुछ एटीट्यूड को डिफाइन करा है कार्ट्स ने, KATS, ठीक है। कार्ट्स ने यहाँ पे कुछ एटीट्यूड्स को बोला है ना, और ये इन्होंने देखा है एटीट्यूड्स को, है ना, कि ये जो है एक फंक्शंस होते हैं जिस हिसाब से सर्व करते हैं हमें, है ना। आइए बात करें कुछ हम मेन जो फंक्शंस हैं एटीट्यूड के, वो क्या हैं। पहला है यूटिलिटेरियन इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, या फिर मतलब आपका यूटिलिटी सॉरी यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन सॉरी या तो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये फंक्शन काफी, आप कह सकते हो उसका सबसे क्लोज कॉन्सेप्ट है, वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है, मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से समझाई थी, और अगर जिन लोगों को नहीं याद है उनको हम ये बात बता दें कि जैसे कि मतलब आप इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि स्टडीज़ के लेके आपके माँ बाप ने आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जो है चीज़ें रखी, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है स्टडीज़ को लेके, ठीक है। तो यही वाली बात है यहाँ पे। यूटिलिटेरियन जो है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन काफ़ी क्लोज कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का। कार्ड्स यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो कि हमें रिवॉर्ड्स देते हैं। अब मान लो कोई नौकरी है जहाँ पे टास्क दिया, बॉस ने कोई टास्क दिया और बंदे ने पूरा कर लिया, ठीक है, एम्प्लॉय ने पूरा कर लिया और उसको उसके बदले इंसेंटिव या बोनस मिला, तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी तरफ रख लेंगे ना, कि हाँ हमें मिला है, यहाँ पे बोनस मिला है, तो मतलब ये अच्छी चीज़ें हैं, हम इसमें और अच्छा करके दिखाएंगे। वही जगह अगर हमें नहीं मिलता तो हम नेगेटिव चीज़ें रख लेंगे, इतना करा कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो यूटिलिटेरियन है ये इसके से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जो हमारा नॉलेज फंक्शन। तो नॉलेज फंक्शन में हम जो है, हमें क्या होता है, हमें ज़रूरत होती है कि हम कुछ मीनिंगफुल चीज़ें समझें, स्टेबल और क्लियर रहें, है ना, और ऑर्गेनाइज व्यू रखें पूरे ही वर्ल्ड का, है ना। और एटीट्यूड्स सेटिस्फाई करते हैं इस नॉलेज फंक्शन को कैसे, इसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करके, है ना, कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने वर्ल्ड को ताकि इसमें सेंस बने, मतलब हमारे पास इतनी नॉलेज हो, हमारे पास इतना ज्ञान हो, हम इतने अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, है ना, कि हमारा जो वर्ल्ड है ना, हमारा जो वर्ल्ड की तरफ अप्रोच हो वो एक फ्रेम्ड मैनर में हो, है ना, एक हमारे जो सारे फंक्शंस हो वो और हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रखे हो, है ना, एक सेंस बनाए चीज़ों का। तो ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद है हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन। तो ये क्या है, कुछ एटीट्यूड जो है ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं एक्नॉलेज करने से बेसिक ट्रुथ को, है ना, बेसिक ट्रुथ को एक्नॉलेज करने से प्रोटेक्ट करते हैं हमें सर्व टू सर्व, ठीक है, अबाउट आर सेल्फ और द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। मतलब कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्नॉलेजिंग बेसिक ट्रुथ, जो बेसिक ट्रुथ है हमारे बारे में या हमारे हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को लेके, ठीक है। ये हमारे मतलब एक इंसान को हेल्प करता है कि वो कोप करे इमोशनल कन्फ्लिक्ट से और अपने आप को प्रोटेक्ट करे, मतलब सेल्फ डिफेंसिव समझते हैं कि मतलब हमें अपनी सच्चाइयों से, हमारी कुछ मतलब जो कुछ हमारे खुद की चीज़ों से, हमारी खुद की सच्चाइयों से रोक के रखता है एटीट्यूड,
ठीक है, क्यों? ताकि ऑब्वियस सी बात है कि हम आगे जो है वो उन चीज़ों में उन चीज़ों से आगे बढ़ के जाएँ, ठीक है? अब हमने सपोज़ करो कि किसी इंसान ने किसी चीज़ को खो दिया, ठीक है? तो ये एटीट्यूड बार-बार इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाएगा, चीज़ें से हम कोप अप करेंगे, आगे अपनी लाइफ़ में बढ़ेंगे, तो इस चीज़ का हमें ये ईगो डिफेंसिव जो फंक्शन है एटीट्यूड का, ये हमें इसमें हेल्प करता है। उसके बाद वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शंस की बात करते हैं। तो ये हमें शो करता है कि हम लोग हैं क्या, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, है ना? है ना? हम कहाँ पे हैं, क्या स्टैंड करते हैं हम, और हम लोग क्या हैं, ठीक है? तो हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक इंसान सेल्फ इमेज, मतलब हम क्या हैं, हम कितने पानी में हैं कहते हैं लोग, अरे कितने पानी में पता चल जाएगा, ठीक है? तो हमें अपने आप को, अपनी बेसिक वैल्यू हमारी क्या है एक्सप्रेस करने में मदद करता है कि हम हैं क्या। हाँ, तो ये वाली यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन है। उसके बाद सोशल आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब ये फंक्शन हमें रिफर करता है इन्फॉर्मेटिवनेस ऑफ एटीट्यूड फॉर पर्सनल इंप्रेशन, है ना? किस तरह का कितना एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए, है ना, कन्वे करने के लिए अबाउट द पीपल हु होल्ड देम। जैसे कि मान लीजिए आपने जो परचेज है इंडियन फ्लैग की, भारत के झंडे की जो जो तिरंगा है उसकी परचेज जो है रिपब्लिक डे पे, ये प्राइमरली सोशल आइडेंटिटी गोल्स दिखाती है हमारे, ठीक है? तो सोशल आइडेंटिटी गोल्स क्या है कि हम क्या करते हैं जब हमारा रिपब्लिक डे होता है, हमारा जब जो है क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फ्लैग खरीदते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एटीट्यूड दिखाता है कि हम सोशल आइडेंटिटी फंक्शन हमारा दिखाता है, ठीक है? अब हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड्स ऑन बिहेवियर। तो फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या हम कवर करेंगे कि ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस एटीट्यूड। अच्छा, उसके पहले कुछ चीज़ आपको बता दें इन्फ्लुएंस के बारे में लेके। तो देखिए कई सारी रिसर्च हुई हैं, और उन रिसर्च से उनके जो काम हुए हैं उन्होंने बात सजेस्ट करी है कि जो एटीट्यूड है वो सिंपली बिहेवियर को किसी इंसान के जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग की डेफिनेशंस वगैरह आई थी, है ना, उन्होंने एटीट्यूड को डिफाइन भी किया था बिहेवियर के रेफरेंस में। लार्जली ऐसा हुआ था कि बिहेवियर जैसा है वैसा एटीट्यूड को डिफाइन करा गया था। जैसे कि ऑलपोर्ट जो थे उन्होंने डिफाइन करा था एटीट्यूड को एज टेंडेंसीज ऑफ प्रेस डिस्पोजिशंस टू बिहेव इन सर्टेन वेज इन सोशल सिचुएशन। मतलब जो है इन्होंने एक बात कही कि जो एटीट्यूड होता है ना, वो यहाँ पे हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उस तरीके से ही अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, अपने बिहेव करते हैं जिस तरीके से हमारा जो है वो क्या बोलते हैं एटीट्यूड। मतलब बेसिकली हम आपको बताते हैं कि मतलब एटीट्यूड क्या होता है उनके हिसाब से एटीट्यूड ये था कि एक टेंडेंसी थी या हमारे बिहेव करने का तरीका था, है ना, कई तरीके से सोशल सिचुएशंस में, ठीक है? मतलब अगर हम कोई हमारे सामने कोई सोशल सिचुएशन आ जाती है तो हम उस सोशल सिचुएशन में बिहेव जिस तरह से करेंगे, है ना, वो हमारी जो टेंडेंसी होगी बिहेव करने की ऐसी सिचुएशंस में, इसे उन्होंने एटीट्यूड कहा था, है ना। तो मतलब बेसिकली एटीट्यूड जो है उसका इन्फ्लुएंस बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात पहले से ही चली आ रही है ना। अगर अगर हम बात करें कुछ मोस्ट रीसेंट जो काम हुआ है, तो उस वर्क से हिसाब से उन्होंने जो अभी रिसेंटली काम हुए हैं, उन्होंने ये बात सजेस्ट करी है हमें कि किस एक्सटेंट तक है ना इन्फ्लुएंस कर सकता है एटीट्यूड बिहेवियर को, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, जैसे कि ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड। तो देखो जो ट्रू एटीट्यूड होता है और जो एक्सप्रेस एटीट्यूड होता है, ये अलग, दोनों अलग चीजें हैं। मतलब ट्रू जो है एटीट्यूड अलग हो गया और एक्सप्रेस एटीट्यूड अलग हो गया, क्योंकि दोनों ही जो है वो दूसरे इन्फ्लुएंसेस का सब्जेक्ट है ना। अब ऐसे आपको समझाएं तो देखिए, एक मेजर्ड या फिर एक्सप्रेस एटीट्यूड, है ना, मे नॉट बी अ पर्सन्स ट्रू एटीट्यूड। ऐसा हो सकता है कि जैसे बंदे ने खुद को बिहेव करा, जो पर्सन है उसने जिस तरीके से खुद को बिहेव करा, मे भी ऐसा हो कि वो स्पेशली वो अंदर से ऐसा ना हो, उसका ट्रू एटीट्यूड ना हो, है ना। अब सपोज करो कि पुलिस वाले सामने खड़े हो गए आके, ठीक है, एक बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का गुंडा है ना, वो जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिक में मारा पीटी करा करता है, ठीक है। वो उसका ट्रू एटीट्यूड है कि वो जाता है, वो नेगेटिव रहता है, लोगों को पीटता पाटता है, ये उसका बिहेवियर है। लेकिन जब पुलिस उसके सामने आके खड़ी होती है तो वो बड़े, हाँ सर, ओ नहीं नहीं सर, मैं नहीं आगे से करूंगा, ना 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 सर, बड़े ही प्यार से एक्सप्रेस करता है,
ठीक है। तो ये ऐसे इश्यूज पे, कोई सेंसिटिव इश्यूज है, सिचुएशन ऐसी कोई आ गई है जिस टाइम पे वो बंदे का ट्रू एटीट्यूड उसके एक्सप्रेस एटीट्यूड से अलग हो जाता है, मतलब उसके एक्सप्रेस एटीट्यूड उसके ट्रू एटीट्यूड से अलग हो जाता है। ये बात समझ गए? मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाला हिसाब यहाँ पे लागू होता है। दूसरी हम बात करेंगे वन इंस्टेंस वर्सेस एग्रीगेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्ट्स होते हैं एटीट्यूड के, जो इफेक्ट्स होते हैं एटीट्यूड के, ये ज्यादा दिखने लगते हैं जब हम किसी इंसान के पूरी तरीके से, या फिर आप कह सकते हो एवरेज बिहेवियर को देखेंगे रादर देन इंडिविजुअल के एक्शंस को, है ना। अब हम समझाते हैं कैसे वह, देखो, तो ये बात रिसर्च दिखाती है कि जो लोग, जो जिनका जनरल एटीट्यूड रिलीजन की तरफ बेकार होता है ना, प्रिडिक्ट वेदर दे विल गो और वर्शिप नेक्स्ट वीकेंड, है ना। आप समझो बात को, कि आपको बहुत ज्यादा नहीं मानते हो, है ना, कि क्या कहते हैं, अरे आपको मतलब इतना नहीं है, आप बहुत ज्यादा मंदिर पूजा पाठ नहीं करते हो, ठीक है, कि भैया पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, नहीं, हमें हमें जो है इतना भगवान पे भरोसा है, ठीक है, ईश्वर है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बात हमारी कैसे प्रेजेंट होगी कि हम मंदिर हर हफ्ते नहीं जाएंगे, हम टाइम पे जाएंगे, जब हमें लगेगा हमें जाना चाहिए तब हम जाएंगे, है ना, है ना। इस वजह से जो वेदर है, इनका जो मूड है, उनका जो हेल्थ है ना, तो टेम्पल में जाने का ना जाने का ये ऑल्टरनेटिव प्लान बना करता है ना। अभी वही जगह कोई इंसान बहुत ज्यादा रिलीजियस बिहेवियर का हो बहुत ही लंबे वक्त तक, तो वो क्या होगा, वो सारे टाइम रोज सुबह जाएगा, नहा धो के मंदिर पहुंचेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये बात आती है कि जो इफेक्ट होते हैं एटीट्यूड के, ज्यादा आपको दिखने पड़ते हैं एवरेज पर्सन के, मतलब जो भी बिहेवियर है उसमें चीजें आपको नजर आने लगेंगी। तीसरी बात अगर हम कहें, लेवल ऑफ एटीट्यूड बिहेवियर स्पेसिफिसिटी, ठीक है, तो इसमें क्या चीज है, जिसमें एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ये एक्सटेंट होते हैं जिस एक्सटेंट तक एटीट्यूड जो है वो फोकस होते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन पे। अब अगर हम मान लीजिए, आपको बस एग्जाम्पल लेके बताएं, ठीक है, तो आपको समझ लीजिए मैक्सिकन फूड खाना बड़ा पसंद है, ठीक है, मैक्सिकन फूड आपको बड़ा अच्छा लगता है, जनरल जो नॉर्मल आप खाते हो उससे अच्छा आपको मैक्सिकन फूड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ रहा है, एटीट्यूड बिहेवियर, दोनों का लिंक है ना यहाँ पे। तो एटीट्यूड यहाँ पे क्या करता है, ये बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है, दोनों ही एटीट्यूड में और बिहेवियर में। इसको आप मेजर कर सकते हो स्पेसिफिसिटी से, समझे, एक कोई स्पेसिफिक चीज है आपको वो अच्छी लग रही है ना, तो आप उस पर ज्यादा फोकस रहोगे, है ना। तो ये वाली बात यहाँ पे ये समझाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, देखो, दूसरा एक एस्पेक्ट ये है जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो क्या है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाली एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। हम खुद में कितना जानते हैं, चीजों को हम कितना समझते हैं, इस बात से हमारा बिहेवियर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज होता है ना। जब तक के लिए इंसान को पता नहीं होगा पूरी तरीके से, तो हमारा बिहेवियर अलग तरह का होगा, है ना। अगर इंडिविजुअल चीजों को सही से जान लेगा तो यहाँ पे अपनी चीजों में कॉन्शियस रहेगा। अब चलिए रिसेंट एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाते हैं, अपना खुद का एग्जाम्पल बना के। तो भाई मामला क्या है कि क्या कहते हैं, अभी इस समय प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम ले लें, तो कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 की प्रॉब्लम है। अब क्या है कि जिसे नॉलेज है कि भाई देखो मास्क पहनो, लोगों से दूर रहो, है ना, 2 फीट की दूरी तो कम से कम रखो ही रखो, है ना, 2 मीटर जितना तुम दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, 2 गज की दूरी बना के रखो, ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ भी छुओ छाओ लाओ वाओ तो हाथ अपने पहले धोते रहो हर टाइम टू टाइम। तो ये सब अगर हमें नॉलेज है, ठीक है, तो हम ऑब्वियस सी बात है किसी अपने फ्रेंड से मिलेंगे तो हमारा बिहेवियर ये नहीं होगा, और भाई जप्पी शप्पी करने लग गए, अरे हाथ मिलाने लगे, और भाई कैसे रहो, सब बढ़िया, हाँ हाँ, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि अगर हमने ये काम किया तो हमको ये बात पता है कि हमें प्रॉब्लम इससे हो सकती है, अफेक्ट हमको ये चीज कर सकती है ना। तो हमारा बिहेवियर उस तरीके से हो रहा है। अगर हमको ये नॉलेज ही ना होती कि कोरोना छूने से फैलता है, तो हमारा बिहेवियर कैसे होता, हम जाते हाथ मिलाते, गले मिलते, साथ में खाते, साथ में पीते, कोई प्रिकॉशन ना लेते, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो अवेयरनेस है वो हमारे बिहेवियर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे एटीट्यूड स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखिए, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है उतना ज्यादा उस आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, आपको पास्ट में या जैसे भी आपके जो है आपको पर्सनली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब लग गई है या कोई ज़्यादा अच्छी लग गई है, उतना ही ज़्यादा आप जो है बिहेव करोगे उस तरीके से। जैसे सपोज करो
कि आपने एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट को आप पिछली बार वहाँ पे गए थे खाना खाने के लिए और आपको उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप उसी जगह पे दोबारा गए और आपके 4 दोस्त ने कहा भाई इतना सुंदर है, हमें यहाँ पे जाना है। तो आपने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। तो ये मैं तो नहीं जाऊँगा, इसका आपका जो एटीट्यूड है ये आपका पुराना एक्सपीरियंस, आपका जो आप बिहेव कर रहे हो, ये आपका पुराना एक्सपीरियंस से दर्शाता है। अब मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, थोड़ा बहुत ठीक-ठाक खाना लगा था, तो मेबी आप इतना जो है स्ट्रांगली ना इसके खिलाफ एक्शन लो कि चलो ठीक है खा लेते हैं। 4 बार किसी ने बोला, अरे ठीक है चलो भाई खराब था लेकिन खा लेंगे। लेकिन उस दिन आपको सर्विस भी बेकार मिली, आपको खाना भी बेकार मिला, आपको खाने में जो है वो कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट भी निकल आया, तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल घटिया था। तब यहाँ पे सारे लोग अगर खड़े होंगे और कह रहे होंगे कि नहीं भैया चलो रेस्टोरेंट तो बड़ा अच्छा है, तो आप वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली जो है वो स्टैंड लोगे और कहोगे मैं नहीं जाऊँगा, मैं किसी हालत में नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो ये एटीट्यूड की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे, वो हमारा जो है ग्रेटर इम्पैक्ट डालती है अपने बिहेवियर पे। समझ में आई बात? उसके बाद एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी, है ना, ये इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आप इन सारी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, वो सारी ईज होती हैं जिसमें हम एटीट्यूड को फिर से वापस से अपनी मेमोरी से ला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपनी मेमोरी से वापस चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं, है ना, और हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं। सपोज करो बात क्या है कि आपने कुछ खाना आप बना रहे थे और खाने में आपने पतीला रख रखा था वहां पे, और आपने पिछली बार पतीला गलती से छप से छू लिया था, तो आप जल गए थे, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब आप दोबारा किचन में गए तो पतीला अगर वैसे ही रखा है तो आपको दिमाग में एक बार खट से आएगा कि नहीं यार पिछली बार जल गए थे, लाओ देख लें पतीला कहीं गर्म तो नहीं है ना। उसके बाद हम एकदम से इसको छुएंगे। तो ये हमारा जो एक्सेस, हमारी मेमोरी ने कैसे एक्सेस कर लिया चीज़ों को, पास्ट इवेंट को, है ना, इतनी स्ट्रांगली एक्सेस करा, ये हमारा एटीट्यूड इस बेस पे भी इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर हमारा, ठीक है। समझ में आ गई बात? बहुत ही क्लियरली मैंने एग्जाम्पल बुक से नहीं उठाए हैं, मतलब थोड़े एक दो उठाए हैं, बाकी सारे एक कॉमन लाइफ से आपकी सबकी लाइफ में होता है वो रिलेटेड हमने लेके यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी के बारे में। तो देखो सोशल साइकोलॉजी क्या है, ये एक तरह की साइंटिफिक स्टडी होती है कि किस तरह से लोग सोचते हैं, किस तरह से लोग फील करते हैं, किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, क्या उनके इंटेंशन होते हैं, क्या उनके गोल्स होते हैं, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टेड होते हैं विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, है ना, बाय द एक्चुअल या फिर इमेजिन इंटरेक्शन उन्होंने जो भी करा हो लोगों के साथ में, एक्चुअल या फिर उनका हो या उन्होंने इमेजिन करा हो, ठीक है। तो सोशल जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने एम्फसाइज करा है, मेन जो ऑब्जर्वेशन करा है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो एक तरह का फंक्शन होता है दोनों ही पर्सन का और सिचुएशन का, है ना, किस तरह का इंसान है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से बंदा जो है वो बिहेव करता है। तो सोशल साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी, सोशल साइकोलॉजिस्ट के बारे में बता दिया। तो इस हिसाब से हर एक इंडिविजुअल ये अलग तरीके का अपना एक्सप्रेस कर देगा है चीज़ों को, सबका किसी का एक तो होगा नहीं, हर तरह से डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी है हर बंदा। ये बात समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं पुराने टाइम से क्या है, ह्यूमन काइंड जो है ना, वो मोटिवेटेड हो रहा है ना, वॉर से, टेररिज्म से, एथनिक क्लेंजिंग से, जीनोसाइड हो जाता है, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस होती है, एक्सट्रीमिज्म होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इर्रेशनल है ना। और ताकि इन सारी चीज़ों का मतलब बेसिकली क्या है कि खैर वो चीज़ें अलग छोड़िए, इस हिसाब से हर एक, जो हम आपको समझा रहे थे कि हर एक इंडिविजुअल कुछ एक्सप्रेस करता है और कुछ कंट्रीब्यूट करता है पर्सनली, अपने आप को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, कोई आपको एक जैसा नहीं दिखेगा। तो हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन में भी एक यूनिक चीज़ उसके अंदर से निकल कर आती है इंडिविजुअल से, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि बंदा एक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशन में। अब देखो भाई, जैसे कि हुआ क्या था कि एक बार की बात है हम लोग अपना, मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो जा रहे थे, ठीक है। तो मेरे घर के पास एक पेट्रोल पंप पड़ता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे पेट्रोल डलवाया, ठीक है, पेट्रोल डलवाया कार में, बाहर ही आए तो वहाँ पे ध्यान नहीं रहा क्या रहा, रोड नॉर्मल थी, मेन रोड पे साइड में काफ़ी बड़ा सा एक गड्ढा टाइप का था। अच्छा मैंने भी गाड़ी निकाली, साइड में एक दूसरी गाड़ी आ रही थी और एक मेरा टायर उसमें बिल्कुल मेन रोड पे था और वो गड्ढे में उतर गया टायर। अब वो मेरी जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल हाइपर हो गई, अरे यार अब कैसे होगा कैसे होगा, गाड़ी तो अंदर चली गई है, अरे बाहर कैसे निकलेगी बाहर कैसे निकलेगी। लेकिन उस समय मेरा बिहेवियर ये था कि रुको 2 मिनट रुको, सोचने दो भाई, इसका सिचुएशन सोल्यूशन ये तो नहीं है कि मैं चीखूं यहाँ पे, सोल्यूशन तो ये है कि 4 लोग आएंगे और उनसे मैं बोलूंगी तो भाई उस हिसाब से सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। बंदे आए, उन्होंने गाड़ी उठाई और उन्होंने साइड में रख दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जेन्युइन था, ऐसा तो था नहीं कि बस मैंने जाके फंसा दी हो, है ना। तो उससे क्या होता है, ये दो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी हो गई यहाँ पे, मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है। और सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका दोनों का अलग है ना, बिहेव करने का तरीका अलग है। तो ये हो गई सोशल साइकोलॉजी,
ठीक है, अब आप समझ गए इस चीज को, है ना। अब हम बात करेंगे दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में। तो मेजर टॉपिक है ना, ये क्या है कि मतलब इसमें क्या बताएंगे हम कि किस तरह से इंडिविजुअल एक बंदा सोचता है, एक्शन करता है, फीलिंग्स जो उसकी हैं वो इन्फ्लुएंस कैसे होती है सोशल ग्रुप्स से, है ना। तो सोशल इन्फ्लुएंस इसीलिए नाम लिया है कि सोशल जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के साथ बैठ के भाई वो बंदा कितना अपने अंदर जो है वो चीजें लेता है ना, एब्जॉर्ब करता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, चेंज है बिहेवियर में एक इंसान के, है ना, और बिहेवियर में दैट वन पर्सन कॉजेज अनदर, एक बंदा या एक ग्रुप जो दूसरे में बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर में चेंज लाता है, भले इंटेंशनली लाए या अनइंटेंशनली लाए, ठीक है। तो उसके अंदर आप चेंज लेकर आते हो, इन्फ्लुएंसर एक तरीके से कह सकते हो। और तो क्या है, सोसाइटी में जनरल आप एक चेंज लेकर आते हो, तो उसे हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं, है ना। तो अब हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देंगे आपको, एकदम मजा आ जाएगा सुन के। वो एग्जाम्पल ये है कि अभी बहुत एक इशू बहुत ज्यादा उठा था, आमिर सिद्दीकी टिकटॉकर जो था, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, उससे पूछा कि भाई आप लोग क्या करते हो, तो उसने कहा कि हम तो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो उनके हिसाब से क्या था कि भैया हम ऐसे कांड कर रहे हैं, ऐसे अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है ना, हमारे जैसी बनना चाहती है ना। तो उसमें मजाक भी उड़ा था, लेकिन अगर किसी लोगों ने सुना हो तो ये बड़ा ही बर्निंग टॉपिक रहा है इस बीच यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में। तो उसने इस वर्ल्ड का यहाँ पे यूज करा था। तो बेसिकली इस वर्ल्ड का मतलब ये आमिर सिद्दीकी और टिकटॉक से नहीं है, इसका मतलब यही है कि किस तरह से एक बंदा, है ना, या पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स किसी और को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी और के बिहेवियर में, उसके एक्शन में, उसकी फीलिंग में, उसके थॉट में चेंज लाते हैं, तो उसे हम सोशल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ठीक है। तो उसे सोशल इन्फ्लुएंस कहना बोलते हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, तो ये सब क्या है, एक तरह से इन्फ्लुएंस तो करते हैं। अगर कोई अच्छे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये जनता भी वही काम करेगी। अब वो तो नहीं चाह रहे हैं कि फालतू में जो है हम ऐसा कुछ कर दें, है ना, कि भाई ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन इंटेंशनली अनइंटेंशनली चीजें वैसी हो जाती हैं, मतलब सोसाइटी, बंदा या सामने वाला ग्रुप इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आई। जो एरियाज है सोशल इन्फ्लुएंस के, उसके बारे में बताएं तो एक है कन्फर्मिटी, दूसरा है कंप्लायंस और तीसरा है ओबीडियंस। अब एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कई सारे स्कॉलर्स हैं, पहले हम ऐसे डिस्कस करते हैं। स्टडीज जो कि सोशल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है, ये ज़्यादातर फोकस डालती हैं बिहेवियर में जो कि बाहर के फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखिए कई सारे स्कॉलर्स हैं, इन्होंने डिफाइन करे हैं जिसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देता है सोशल इन्फ्लुएंसेस को, है ना। इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंसर सिचुएशन में अपने आप को आइडेंटिफाई करे, कंप्लाई करे, है ना, इसे हम लोग यहाँ पे इन्होंने जो है वो डिफाइन करा, मतलब यही इसी को सोशल इन्फ्लुएंसर कहा गया। ये बात हम समझ गए। अब हम कुछ कंप्लायंस के बारे में बात जानेंगे। कंप्लायंस क्या सीन है, तो कंप्लायंस देखिए ये आपको अग्रीमेंट की तरह लग सकता है, दूसरों के साथ में अग्रीमेंट की तरह सोशल सेटिंग करने में, है ना। बट इसके नीचे एग्रीमेंट ये नहीं है। एग्रीमेंट ये है क्या एक्चुअली, पर्सन यहाँ पे जो है इसके पास कोई भी तरीका नहीं होगा, है ना, कि वो पूरी तरह से कन्विंस किसी को कर ले। जैसे कि अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है दो लोगों के बीच में, सपोज करो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन दो लोगों में हो रही है, तो एक पर्सन कहता है, रेसिस्ट कमेंट देता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात कहता है, और दूसरा ऑफेंड हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और कहता है कुछ नहीं कहता है ना, वो चुप हो जाता है, ठीक है। ये आप कंप्लाइंग देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अपीयरेंस अग्रीमेंट की भी मेंटेन है, लेकिन कंप्लायंस समझे ना क्या हो गया, मतलब आपको अग्रीमेंट की तरह लग सकता है ये, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। ऐसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दो बंदे यहाँ बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ने कहा अरे काला गोरा हम तो बड़ा मानते हो बड़ा रेसिस्ट बंदा है ये, ठीक है, और इसे गुस्सा तो बहुत आया, है ना, इसको ये चीज समझ में तो नहीं आई, लेकिन ये इसने क्या करा, इसने कुछ नहीं कहा, ये चुप रहा, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को कंप्लाइंग के तौर पे देख सकते हो, ठीक है। तो दूसरे लोग जो हैं ये इसे कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसमें जो ये है जो है ये आइडलाइज है, कुछ डिस्टेंस से दूसरे लोगों को आइडल बन के दूसरे लोगों के लिए, है ना। तो अब कुछ लोग हैं भाई, जैसे शिल्पा शेट्टी कपड़े पहन रही, जैसे दीपिका पादुकोण पहन रही, वैसे हम भी पहनेंगे, है ना, वैसे ही हम भी जो है सैंडल पहनेंगे, वैसे ही हम भी जो है वो हेयर कट रखेंगे। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब ना चाह के भी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। कुछ कुछ फैमिली में भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं फैमिली में कि भाई ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं लोगों को कि ओहो ये मेरे जो है मामा आईएएस बन गए या चाचा आईएएस बन गए, तो क्या होगा कि भाई हमें भी बनना है, तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, आइडल बन रहा है ना सामने वाला। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। कितने तरह के टाइप्स होते हैं, क्या होता है सोशल इन्फ्लुएंस में।
ये बात जानते हैं। तो देखिए सोशल इन्फ्लुएंस आप कह सकते हो कि वही मैंने बताया क्या है ना, कितना सामने वाला बंदा अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है दूसरों से। तो इस हिसाब से यहाँ पे बॉब मिस्टर और बुशमैन ने, है ना, यहाँ पे डिवाइड करा है सोशल इन्फ्लुएंस को दो मेन फॉर्म्स में। क्या दो मेन फॉर्म्स है समझते हैं। एक है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, दूसरा है इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। तो नॉर्मेटिव जो सोशल इन्फ्लुएंस है, ये इस तरह का सोशल इन्फ्लुएंस है जिसमें जो है ये कन्फर्मिटी होती है। अब हम ऐसे समझाते हैं आपको, सब सारे वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, है ना। ये एक तरीके से हो गया एक्ट ऑफ गोइंग अलोंग विद द क्राउड इन अ एफर्ट टू लिंक इंड एंड टू बी एक्सेप्टेड। मतलब समझो, अब क्या है, आप जा रहे हो, एक भीड़ के साथ जा रहे हो, एक क्राउड के साथ आप जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे समझिएगा नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या है। यहाँ पे आप जो है वो एक ग्रुप के साथ गए हैं, एक क्राउड के साथ, एक भीड़ के साथ गए हैं कहीं पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ताकि भाई क्या है कि हम आप जो है वो सोसाइटी में उठना बैठना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी लोग एक्सेप्ट करें वहाँ पे, है ना। तो अब मामला क्या है कि जो क्राउड कह रहा है वो हम मान ले रहे हैं, हम चुपचाप एक्सेप्ट करे ले रहे हैं। ग्रुप जो कह रहा है वो हम जो है वो बात करें, हाँ हाँ सही बात है, भले हमारी थॉट कुछ और है लेकिन हम अग्री कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ वो मान रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा होता है, नहीं नहीं भैया मोदी सरकार तो जो है ठीक नहीं है, तो आपने जो है मान लिया, हाँ हाँ ठीक है, भले आप कुछ और सोचते हो लेकिन आपने बिलीव कर लिया, आपने अपने वैल्यू, जो आपका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, सब उनके हिसाब से मान लिया। क्यों? ताकि आप चाहते हैं कि आपको भी उस जगह पे एक्सेप्ट करा जाए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये एक रिलेटेड होता है ह्यूमन के फंडामेंटल नीड से टू बिलोंग टू अ सोशल ग्रुप, दस इंक्रीजिंग देयर चांसेस टू सर्वाइव। ताकि वहां पे वो जो है वो रह सके वहां पे, भाई ऑब्वियसली हाँ में हाँ मिलाना, एक तरह से हाँ में हाँ मिलाना, समझ रहे हैं, ताकि ग्रुप उनको एक्सेप्ट करके रखे। तो इस हिसाब से एक आर्क्स क्लासिक स्टडी आई थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक पावरफुल इफेक्ट देखने को मिला था नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का। बात ये था कि कुछ पार्टिसिपेंट थे, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को जज करना था एक लाइन की लेंथ, है ना, लाइन ए बी सी की लेंथ, है ना, कि मैच करती है कि नहीं, सपोज बताते हैं। तो उन्होंने देखा कि लोग जो है वो चाह रहे हैं कि वो डिसीजन ले जैसा कि ग्रुप ले रहा है ना। भले ग्रुप, पूरा जो भीड़, जो ग्रुप ले रहा है डिसीजन इस बात को लेके, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी क्वेश्चन था और उसको जो ग्रुप ले रहा है डिसीजन, ठीक है, उसी के तरीके से लोग जाने लगे, है ना। भले ग्रुप गलत ही क्यों ना डिसीजन ले रहा हो, लेकिन सब लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगे, ठीक है। तो उन्होंने जो आर्क थे, उन्होंने कंक्लूड करा कि जो लोग हैं वो गलत डिसीजन ले लेंगे लेकिन सोशल रिजेक्शन नहीं लेंगे। कभी आपने देखा है कि पूरी क्लास में अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है तो कोई ऐसा नहीं होता बच्चा हाथ उठा के बोले मैम हमें ये बताइए, कहते अरे ठीक है यार, कोई नहीं बोल रहा था तो मैंने भी नहीं बोला, ठीक है। जब मैम कुछ बोल के चली गई या कोई क्लास में हो गया, कोई बात हो गई, तो आपको गलत लग रही है वो बात, लेकिन आप अपना हाथ नहीं उठाओगे, चलो ठीक है सब एक्सेप्ट करें तो हम भी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो जाए गलती से कि हम कुछ ऐसा गलत बात बोलें और जो है वो हमें हमारे क्लास वाले हमारे से अगेंस्ट हो जाए, है ना। तो ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है, ये हो जा गया हमारा नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। अब हमारा बात आया इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का। तो इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, आइए इस बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम क्राउड के साथ जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि क्राउड को हमसे ज्यादा पता होगा। हम ये बात सोचते हैं कि भीड़ जो है उसे हमसे ज्यादा पता होगा, स्पेशली जब हमें ऐसी कोई सिचुएशन होती है जब हमें पूरी तरह से आइडिया नहीं होता चीजों का, है ना। तो दो तरह की सिचुएशन यहाँ पे इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस लेकर आती हैं। एम्बिगुअस सिचुएशन, जिसमें हमें पता ही नहीं है चीज एक्चुअली में है क्या, और सामने वाले ने हमको कोई ज्ञान दिया, वही है ना कि हमें पूरी तरह से पता नहीं है चीज है क्या, सामने वाले ने हमें कोई ज्ञान दिया, है ना, पूरी भीड़ कह रही है अरे यही है यही है यही है, तो आप कहोगे चलो भैया इतने लोग कह रहे हैं तो सही होगा, ठीक है। तो हमें पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हमने हाँ ही भर दी कि आप लोग सही हैं। और दूसरी बात कोई क्राइसिस सिचुएशन है ना, कि मतलब जब लोगों के पास टाइम ही नहीं है सोचने का, तो उस बारे में सोच ही नहीं सकते, और लोग जो है वो वही बात कहते हैं जो भीड़ कह रही है, ठीक है। तो इन सारे सिचुएशन में क्या होता है, हम सोच नहीं पाते हैं, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से क्या है, ये इंफॉर्मेटिव सिचुएशन इन्फ्लुएंस का पार्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, सोशल इन्फ्लुएंस के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं ये जानते हैं। तो देखिए ये सोशल इन्फ्लुएंस के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ये पूरी तरह से फंडामेंटल ह्यूमन के इंस्टिंक्ट जो अंदर से आता है, ये इस पे जो है चलते हैं, है ना। कि मतलब अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, किसी की ड्रेस अच्छी लगी, है ना, किसी की बातें अच्छी लगी, तो हमारे अंदर से आएगा कि यार ये चीज़ तो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, ये तो इसकी बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, समझ रहे हैं, कि हम अपनी ओपिनियन इसमें बनाएंगे और खुद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं इन सारे कॉमन इन्फ्लुएंसेस टैक्टिक्स को,
है ना, ये अवेयरनेस है, हमें किसी बारे में जानकारी है, चीज़ें हैं, तो हम ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना हो चीज़ों में, ठीक है। तो आइए 6 कुछ प्रिंसिपल हैं सोशल इन्फ्लुएंस के, उनको एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, तो रेसिप्रोसिटी क्या होता है, ये प्रिंसिपल है, ये बेस्ड किस पे है, एक फैक्ट पे बेस्ड है कि जो लोग होते हैं, है ना, वो दैट पीपल गिव बैक व्हाट अनदर हैज गिवन टू देम, है ना, मतलब लेना देना, मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक हाथ दोगे तो एक हाथ लोगे, ठीक है। लोग लौटाते हैं अगर उन्हें दूसरों ने कुछ दिया, अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो हमें बर्थडे में गिफ्ट लौटाएगा, ठीक है, ये ऑब्वियस बात भी है। और ये बात जो है, ये मेन रूल भी हमारी सोसाइटी का, आप क्या कहते हैं, भैया उसने हमें गिफ्ट दिया था तो हमने उसको गिफ्ट लौटाया है, समझ रहे हो। तो एग्जाम्पल समझ लो, अगर आप भाई सामने वाला अगर आपको खुश रखता है, तभी अगर हम सबको खुश रखेंगे तो जो है वो हम भी खुश रहेंगे। चलो इस बात को नहीं लेंगे, इस बात को लेंगे कि अगर सामने से आप निकले, किसी को आपने देखिए स्माइल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आपको स्माइल करेगा। तो गिव बैक एक बहुत ही सिंपल डेली उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। बाकी आप जो है बर्थडे गिफ्ट से ले सकते हो, आप क्या कहते हैं मैरिजेस में जो पैसा एक्सचेंज होता है या कोई गिफ्ट जाते हैं, तो वो भी इंसान लिखता है कि नहीं इनकी शादी होगी तो मैं इतना पैसा देना है ना। तो ये बात आती है रेसिप्रोसिटी में। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है, ये डिजायर पे बेस्ड है, लोगों की इच्छा पे बेस्ड है ना। फ्रॉम पीपल टू बी कंसिस्टेंट विद देयर प्रीवियस एक्शन, ओपिनियन एंड असर्शन, है ना। कमिटमेंट के साथ जोड़ के हम ये बात नोटिस करते हैं कि जो लोग होते हैं, है ना, जब इन्होंने डिसाइड कर लिया होता है किसी चीज को लेके, है ना, तो वो हमेशा जो है वो चाहे जो भी हो, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस बात को जरूर रखते हैं, समझो। ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है डिजायर फ्रॉम पीपल टू बी कंसिस्टेंट विद देयर प्रीवियस एक्शन, ओपिनियन एंड असर्शन, ठीक है। वो बराबर एक ही जैसे रहते हैं, है ना, उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो मैं एक बार जो कह देता हूँ उससे फिर मैं पीछे नहीं हटता, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लागू होती है। उसके बाद तीसरा है सोशल प्रूफ। तो सोशल प्रूफ का जो प्रिंसिपल है वो बात इलस्ट्रेट करता है कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट टू डू बाय लुकिंग एट व्हाट सिमिलर अदर्स हैव डन, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, ये बात वो कैसे डिसाइड करेंगे कि जो है ऐसा ही काम सामने वाले ने कैसे किया था तो हम भी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक कंडीशन है अनसर्टेनिटी की भी। अनसर्टेन पीपल जो है वो इन्फ्लुएंस आसानी से हो जाते हैं कि भैया सामने वाले ने ऐसे बनाया था, लाओ लाओ हम भी ऐसे ही बना दें, ठीक है। मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाया सामने वाले ने, तो हम भी लाओ ऐसी प्रोजेक्ट बना दें, है ना। तो ये यहाँ पे चीजें हैं वो सोशल प्रूफ की। उसके लाइकिंग की बात करते हैं। तो लाइकिंग किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल पे कि जो लोग होते हैं ये ज्यादा इजिली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उन लोगों से जिन्हें वो पसंद करते हैं, ठीक है। अब किसी को दीपिका पादुकोण पसंद है, किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, तो किसी को आमिर खान पसंद है, जैसा जिसको पसंद होगा अगर वो बात बंदा कहेगा कि भाई मेरी फ्रेंड ने क्या करा था, उसको शाहरुख खान बड़ा पसंद था, है ना, तो जब शाहरुख खान ने आइटन का ऐड किया तो बंदी ने घर पे लड़ लड़ के घर वालों को आइटन दिला दी, ठीक है। तो क्या कि हम उसकी बात ज्यादा सुनते हैं जो जिसे हम पसंद करते हैं, तो ये वाला इन्फ्लुएंस यहाँ हो गया। उसके बाद बात हो गई अथॉरिटी की। तो अथॉरिटी में क्या है, जो इन्फ्लुएंशियल पावर है अथॉरिटी की, है ना, ये अनडिजायरेबल है। ये पहला फॉर्म है पेरेंटल अथॉरिटी का। आप जानते हैं अथॉरिटी क्या है, लोगों माँ बाप से सबसे ज्यादा बात होती है ना, क्लोथ्स में, टाइटल में, है ना। तो ये सारी चीजों में अथॉरिटी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले तो पेरेंटल अथॉरिटी सबसे पहले आ जाती है। तो अथॉरिटी तो सिंपल चीज है। उसके बाद स्कार्सिटी की बात करें, कमी की बात करें, तो जो रूल है स्कार्सिटी का, रूल ऑफ स्कार्सिटी, ये बात डिपेंड करता है कि जो आइटम्स और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा डिजायरेबल होती हैं, ठीक है, एज दे आर लेस एक्सेसिबल, जो चीज तुम आसानी से नहीं पा सकते उस चीज की तुम में सबसे ज्यादा इच्छा होगी। ये बात समझ लो, अगर लैम्बोर्गिनी की रेट यहाँ पे 4 लाख होते तो शायद तुम्हें, अगर वैगनार 50 लाख की होती और लैम्बोर्गिनी 4 लाख की होती, तो कुछ उसमें से ऐसे भी होते जो प्रिफर करते कि काश मेरे पास वैगनार होती, है ना। कार की बात हो रही है ना। तो या फिर भाई अगर तुम्हें क्या कहते हैं, आपका अंबानी जैसा घर अगर किसी गांव देहात में भी बना होता और अंबानी का घर आप जितना बड़ा ही होता लेकिन बहुत महंगा होता, तो आसानी से अवेलेबल आपको ना होता, आप इतना नहीं जा सकते थे, नहीं ले सकते थे, तो आप उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे, है ना। तो ये चीज मैंने, मतलब ये चीज, ये स्कार्सिटी वाली बात कहती है। जो यूनिक अगर कोई चीज है ना, तो वो चीज अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, ठीक है। डायमंड बहुत होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोहिनूर डायमंड की, तो उसके लिए सबसे ज्यादा लोगों को, अरे भैया कोहिनूर डायमंड,
तो समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसा वाला मामला है कि अगर लिमिटेड एडिशन कोई आता है तो अब देखो मोबाइल भी लिमिटेड एडिशन आ जाएंगे तो बड़े बिकेंगे, भले उसके फीचर जो है वो नॉर्मल मोबाइल से कम हो। तो यहाँ पे स्कार्सिटी की बात ये कहता है ना, कई सारे एग्जाम्पल मैंने देके आपको ये बात समझाने की कोशिश कर दी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नॉर्म्स का। तो हम पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ नॉर्म्स, क्या होते हैं नॉर्म्स। तो देखिए भाई सोशल नॉर्म्स क्या है। सोशल नॉर्म ये एक एक्सेप्टेड बिहेवियर है जो एक इंडिविजुअल को माना जाता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ करे ताकि ग्रुप उसको एक्सेप्ट करे, कम्युनिटी या कल्चर की तरफ करे। ये नॉर्म्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल पर्पस के लिए हैं और एक करेक्ट बिहेवियर का फाउंडेशन रखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्थापना अच्छे बिहेवियर की करते हैं। अब सोशलॉजिस्ट की बात करें तो उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा है, डिस्क्राइब करा है नॉर्म्स को एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग दैट गवर्न सोसाइटीज बिहेवियर। ठीक है, एक ऐसी इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो बंदे के अंदर अपने आप से होती है, ठीक है, जो हमारे सोसाइटी के बिहेवियर को यहाँ पे गवर्न करती है। वाइल यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो सोशलॉजिस्ट ने बोला, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने कहा, ज्यादा जनरल डेफिनेशन अडॉप्ट करी और कहा रिकॉग्नाइजिंग स्मॉलर ग्रुप यूनिट लाइक अ टीम और ऑफिस मे ऑल्सो एंडोर्स नॉर्मल सेपरेट नॉर्म्स सेपरेट और इन एडिशन टू कल्चर और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है कि भाई अगर हम किसी रिकॉग्नाइज करेंगे अगर छोटे ग्रुप को, यूनिट को, जैसे कि टीम हो गया है ना, ऑफिस हो गया है ना, टीम हो गया ऑफिस में, तो ये सब सारी बातें कर दी हमने अगर, तो ये भी जो है वो एंडोर्स करेगा, परमिशन देगा आपके नॉर्म्स को सेपरेट और एडिशनल, मतलब अलग अलग दे सकता है या एक साथ भी दे सकता है कल्चर या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को। अब नॉर्म देखिए, नॉर्म एक पर्सन को रूल ऑफ थंब देते हैं या किस तरह से उसको बिहेव करना चाहिए ये देते हैं। बट रैशनल पर्सन को, जो रैशनल पर्सन होता है वो अपने हिसाब से, अपने रूलों के हिसाब से चलता है ना। एक रैशनल इंसान जो होता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, वो अपने रूल के हिसाब से चलता है। लेकिन फिर भी सोशल नॉर्म क्या होते हैं कि हमें ये दिखाते हैं, है ना, ये एक तरह को आप कह सकते हो ये ग्रुप हेल्ड बिलीव है ना, कि किस तरह से मेंबर को बिहेव करना चाहिए, है ना। अब जैसे कि आप गए, आप किसी ऑफिस में गए, आप अपने ऑफिस में वहां पे कहा कि वहां पे सब लोग एक ही बात आपको समझा रहे थे कि देखो भाई बॉस से प्यार से बात करो तो मामला जो है काम निकल आता है, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप बुरा काम करो, बॉस से सही से चलो तो हम यहाँ पे इस ऑफिस के एटमॉस्फेयर में रह लेंगे। तो आपके माइंड में बना हाँ हर जगह के बॉस से हम ऐसे ही प्यार से काम निकाल सकते हैं। लेकिन कोई एक रैशनल पर्सन आया, उसने कहा भाई अगर गलत हो रहा है तो हम तो आवाज उठाएंगे, तो ये अलग की बात हो गई। लेकिन जो सोशल नॉर्म्स हैं वो आप समझ गए कि मतलब किस तरह से हमें सोसाइटी में बिहेव करना है ना, किस तरह से हमारी स्मूथ फंक्शनिंग चले सोसाइटी की, उस तरह से हमें जो हम सीखते हैं, जो उसे हम नॉर्म्स कहेंगे, सोशल नॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परसुएशन के बारे में। तो परसुएशन क्या है, परसुएशन एक प्रोसेस है ना, जिसका एम होता है चेंजिंग पर्सन्स, या फिर आप किसी किसी पर्सन या किसी ग्रुप के एटीट्यूड को चेंज करना या बिहेवियर को चेंज करना कुछ एक्सटेंट तक, है ना, टुवर्ड सम एक्सटेंट, टुवर्ड सम इवेंट, आइडिया, ऑब्जेक्ट और अदर पर्सन। फिर समझिए, फिर समझाते हैं। परसुएशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका एम क्या होता है, किसी एक इंसान को या बहुत सारे लोग, मतलब ग्रुप को, ग्रुप के एटीट्यूड को चेंज करना या उसके बिहेवियर को चेंज करना, किसी इवेंट के लिए, किसी आइडिया के पर्पज से, किसी किसी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी दूसरे पर्सन को लेकर। समझ में आ गई बात। तो कैसे आप इसको, किसी बंदे को या किसी ग्रुप को जो है चेंज कर सकते हो किसी और चीज को लेके, कैसे कर सकते हो, यूज करके रिटन स्पोकन वर्ड्स या फिर विजुअल टूल्स को, है ना, इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, उसकी मतलब फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए या रीजनिंग देने के लिए, या कॉम्बिनेशन इन सब का कर सकते हो। फिर समझाते हैं, जैसे समझो कि आपने किसी को समझाया कि भैया, या समझाया अपने दोस्त को समझाया, या कई सारे दोस्तों को अपने समझाया कि भाई देखो जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये जो पब है यहाँ पार्टी करनी है, तो इसमें आप मत जाओ, ठीक है, इस पब में ना रहो, बेकार होता है, फालतू में टाइम वेस्ट करना होता है, भाई पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्यों फालतू में जाना। ठीक है, तो अब कैसे आप समझा रहे हो, ये आप बोल के भी समझा रहे हो, ठीक है, या आप मैसेज में भी समझा सकते हो, लिख के भी समझा सकते हो चीज़ों को, ठीक है, या आप दिखा भी सकते हो कि वो देखो दारू पी के नीचे लुढ़क रहा है, देखो क्या कहते हैं अभी जो है कोई कुचल के चला जाएगा या इससे कोई पैसे लूट लेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या, अब आपका फ्रेंड या आपका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो इन्फ्लुएंस हो गया, हाँ यार नहीं जाना चाहिए, सही कह रहा है ये, बात समझ में आ गई। इस बात को हम परसुएशन कहेंगे। तो कार्ल होवर्ड ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, येल यूनिवर्सिटी से, उन्होंने स्टडी करा था कि इफेक्ट क्या होते हैं सोल्जर्स के मोरल पे। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट रखा, हु सेज व्हाट टू हुम। तो इसमें इन्होंने डिवाइड करी चीजें, जैसे हु सेज को इन्होंने डिवाइड करा कि तो हु सेज मतलब
हु क्या है, ये है सोर्स। आई एम सॉरी, सेज नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसके लिए माफी। सेज नहीं, हु का मतलब किसने मैसेज भेजा, तो द सेंडर, सेंडर का मतलब हो गया सोर्स ऑफ द मैसेज, कहाँ से सोर्स हुआ मैसेज का, ठीक है। सेज वॉट का मतलब साफ समझ में आ रहा है कि एक्चुअल मैसेज क्या था, ठीक है, एक्चुअल मैसेज क्या था। उसके बाद टू हुम का मतलब रिसीवर समझ लो, कि मतलब ऑडियंस, कौन सुन रहा है, तो उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट रखा सामने। तो दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर हम बताएं जो डिटरमाइन करते हैं इफेक्टिवनेस परसुएशन की, तो एक होता है क्रेडिबिलिटी, दूसरा होता है लाइकेबिलिटी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे चीजों को। तो देखो, जो क्या कहते हैं, सोर्स क्रेडिबिलिटी होता है, तो सोर्स क्रेडिबिलिटी क्या है, जो सोर्स जो है आप देख सकते हो एज क्रेडिबल, ठीक है, या आप देख सकते हो एक एक्सपर्ट जो है, या फिर आप जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। जो एक्सपर्ट है वो इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, क्योंकि लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सही बात कर रहे हैं, इनको भैया नॉलेज है इस बारे में, और उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई बंदा, ठीक है, जो है डॉक्टर है, और अगर आपको कोई बीमारी के बारे में चीज़ बता रहा है, तो आप उसको गौर से समझोगे, ठीक है, आप उसकी बात समझो, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस चीज़ का, और जो वो बता रहा है वो सच है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है सोर्स लाइकेबिलिटी। तो सोर्स लाइकेबिलिटी क्या होता है, ये तब आप देखते हो जब सिमिलर या अट्रैक्टिव देखते हो, ठीक है। तो एक हेलो इफेक्ट रिफर करता है कि आप अज्यूम करते हो कि लोग जो है वो क्योंकि आप लाइक कर रहे हो, आप साइकोलॉजिकली उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई दूसरे डिजायरेबल फीचर, जैसे कि वो बहुत बहुत इंटेलिजेंस है वो, ठीक है, तो उसका जो मैसेज जो ऐसे अट्रैक्टिव पर्सन ने दिया, तो ज़्यादा पावरफुल मैसेज होगा, और लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन कंपैरेटिवली कि अगर मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा भी बंदा है, लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते हो, तो वो जो बात वो कहेगा, आप उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है। तो सोर्स लाइकेबिलिटी का मतलब और क्रेडिबिलिटी का मतलब तो ये हो गया, है ना। अब हम बात करें कि कंस्ट्रक्ट के परसुएशन की, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं तीन चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है परसुएशन में। सोर्स ऑफ परसुएशन, कहाँ से सोर्स आया है, मैसेज क्या है, और ऑडियंस कौन है, जो हमने अभी तीनों चीजें डिस्कस कर ली। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम उसको फिट करेंगे यहाँ पे क्रेडिबिलिटी में और लाइकेबिलिटी में, तो अब भाई एक बंदा है जिसे आप पसंद करते हो, तो सोर्स मतलब पसंदीदा, उसने जो भी मैसेज दिया, ठीक है, आपको अच्छा लगा, और आप पसंद करते हो, इसलिए आप ऑडियंस हो, तो आप यहाँ पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं रेजिस्ट करने के लिए परसुएशन को, है ना। तो कैसे आप रेजिस्ट कर सकते हो, है ना, मतलब कैसे आप विल स्टैंड कर सकते हो उस एक्शन को, इफेक्ट क्या कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे एटीट्यूड इनोकुलेशन की। तो मतलब कई सारे तरीके हैं, पहले आप समझ लो। एटीट्यूड इनोकुलेशन है, फोर वॉन्ड है, स्टॉक पाइल है, डिफेंसेस है अगेंस्ट इन्फ्लुएंस। तो क्या क्या है इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है एटीट्यूड इनोकुलेशन। तो इसमें क्या है, इसमें जो लोग होते हैं जो एक्सपोज्ड होते हैं, है ना, काउंटर आर्गुमेंट के लिए जो बंदा खड़ा होता है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं टू दी परसुएशन, है ना। पीपल हु हैव एक्सपोज्ड टू काउंटर आर्गुमेंट्स हैव मोर रेजिस्टेंट टू दी परसुएशन। तो जो लोग काउंटर आर्गुमेंट पहले कर चुके होते हैं, जो है एक्सपोज्ड पहले हो चुके होते हैं, पहले उन्होंने एक्सपीरियंस करा होता है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं इस परसुएशन से। इसकी ये जो है वो कंसिस्टेंस है इस आइडिया से कि जो बंदा, जो इंसान ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है डिजीजेस को, ठीक है, तो if he or she has been exposed to weakened doses of viruses that strength immune system। अब मामला क्या है कि भाई देखो, अम, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट बन गया है किसी डिजीज़ को लेके, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत मतलब जो है जो उसके जो वायरस है उसकी बॉडी में, ठीक है, वो बहुत कमज़ोर हो गए। कैसे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बढ़ गया है, उसको कोई बीमारी उमारी होती थी, उसके खिलाफ उसकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती थी और उस वायरस से लड़ती थी, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा डिजीज से कैसे लड़ रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस कैसे है, क्योंकि वो इतनी बार उसको बीमारियां हुई हैं और उसकी इम्यूनिटी ने सपोर्ट करा है, और वो उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस चक्कर में, ठीक है। तो बात समझ में आई, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा तुम झेलोगे सिचुएशन को, उतना ज़्यादा तुम रेजिस्ट कर पाओगे। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या है, फोर वॉन्ड। तो ये क्या है, जो फोर वॉन्ड है इस परसुएशन अटेम्प्ट का, ये भी इंसान को प्रोटेक्ट करता है परसुएड होने से। परसुएड हम समझा चुके हैं, ठीक है, अब ये कोई नहीं कहेगा कि अरे मैम आपने वर्ड यूज कर लिया, है ना, मतलब बिहेवियर वगैरह चेंज होना, है ना, किसी के एटीट्यूड में चेंज होना, ये सब बातें हो रही हैं यहाँ पे, है ना, पीछे से बिल्कुल सही से पढ़ के आइएगा। तो
यहाँ पे फोरवॉन्ट में क्या है कि फोरवॉन्ट टू अ परसुएशन अटेम्प्ट ये प्रोटेक्ट कर सकता है कि इंसान को परसुएड होने से, जब लोग भरोसा करते हैं, है ना, जब किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं समवन, कि समवन इज ट्राइंग टू परसुएड देम, जब वो समझते हैं कि वो कोई इंसान इनको, उनके आइडिया को, इनको बिलीव को चेंज करना चाहता है ना, एंड ऐसा इस चेंज होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि उनकी चॉइसेस, उनकी जो आज़ादी है किसी चीज़ को चूज़ करने की, उनका एक्सपीरियंस, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो सकती है ना, तो उस पे वो क्या करते हैं, रिएक्टेंस करते हैं, जो मोटिवेट करता है उनको रेजिस्ट करने में ऐसे अटेम्प्ट। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई बात कोई समझा रहा है, जिससे आपको लगता है कि ये अगर मैंने अपने अंदर लागू कर लिया, तो उसके बाद मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? ये चीज़ तो मुझे समझनी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे कह रहा है कि भाई तुम सिगरेट मत पिया करो, ठीक है? एक पॉज़िटिव बात है, लेकिन समझिए, तो आपको लगता है ओहो हो! अच्छा बेटा मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो लो बेटा जो है मेरी टेंशन कैसे दूर होगा? ओहो! 4 लोग के बीच में कैसे बैठूँगा? अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होता है ना? तो अब इस बात को आप समझने से आप रोकोगे खुद को, रेजिस्ट करोगे कि नहीं-नहीं मुझे ये बात नहीं समझनी सिगरेट ना पीने वाली। समझ रहे हो? ऐसे अटेम्प्ट करोगे, ये इसलिए क्योंकि फोरवॉन्ट इन्फ्लुएंस करता है कई सारे प्रोसेस को, है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं परसुएशन में। फोरवार्निंग अपॉर्चुनिटी भी देता है कि एक काउंटर आर्गुमेंट लेकर आएँगे। अरे पगले हो क्या? अब जैसे कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, वीड लेते हैं, अगर उनसे आप पूछो, उनसे कहो भाई वीड मत लिया करो, ये सब खराब चीज़ें होती है, गांजा-वांजा मत फूँका करो, ये तो सोसाइटी में बहुत दिक्कत देकर आएगा, है ना? व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? ये तो तुमको आगे आगे बहुत दिक्कत दे देगा। तो बंदे कहेंगे अरे ये तो मेरी ज़िंदगी का, भाई मन में सोचेंगे अच्छा मैंने ये छोड़ दिया तो मुझे चक्कर आएगा, मुझे आदत पड़ गई है, अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा इसकी एडिक्शन है, ठीक है? ये सब सोचेंगे और आपको काउंटर आंसर क्या देंगे? आपसे कहेंगे अरे ये तो हर्बल है भाई, ये तो पत्तियों से निकला है, कैसी बातें करते हो? है ना? तो ये बात है, एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा अजीब है, लेकिन एक बात है, ठीक है? तो लोग जो हैं, जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, है ना, परसुएट करने से, इन्हें हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड कहते हैं, या बूमरैंग इफेक्ट भी बोलते हैं ना, कि मतलब उन्होंने जो है हमें अपने आप को परसुएट नहीं होने दिया, है ना। तो ये वाली बात हो गई। अब तीसरा है जो आपका स्टॉक पाइल है ना, स्टॉक पाइल है। स्टॉक पाइल में क्या होता है, अच्छा पहले हम आपको बूमरैंग इफेक्ट बता दें, बूमरैंग इफेक्ट क्या है। तो अभी हमने जैसे बताया कि जब लोग जो हैं एक्सैक्ट ऑपोजिट करते हैं, जिनको उनके लिए परसुएट किया जा रहा है, भाई जो चीज़ को मना कर रहे हैं, मना करने का जस्ट तुम ऑपोजिट कर रहे हो, ठीक है? तो मतलब इसे हम कहेंगे नेगेटिव एटीट्यूड चेंज या फिर बूमरैंग इफेक्ट। हमें समझा अच्छा रहे थे, हम जो भी समझा रहे थे तुमने उसका उल्टा किया, ठीक है? तो बूमरैंग इफेक्ट क्या है, इसको हम समझाते हैं एक बार को। तो सोशल साइकोलॉजी में जो बूमरैंग इफेक्ट है, ये एक थ्योरी है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस की, है ना, जिसे एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि जो अटेम्प्ट आप करते हो किसी पर्सन को रोकने का, उसकी आज़ादी को छीनने का, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो उल्टा वही काम कर सकता है। जैसे कि सोशल मार्केटिंग में बूमरैंग इफेक्ट होता है, जब जो है आप मतलब अटेम्प्ट होता है, रिजल्ट होता है अटेम्प्ट एटीट्यूड का, अगर किसी के अंदर चेंज करना चाहते हो तो बूमरैंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मतलब जो बंदा सीधा-सीधा उल्टा काम करे जो आपने उसको समझाया है। अब हम स्टॉक पाइल के बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक पाइल में क्या है, एक इंसान जिसके पास साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशल रिसोर्सेज होते हैं, ये ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है किसी परसुएशन को, ठीक है? तो परसुएशन को डील करने के टाइम पे एक हेल्दी वेल रीड पर्सन जो है वो रेजिस्ट कर सकता है ज़्यादा अच्छे से। अब समझो बात को, कोई बंदा आपको कह रहा है, ठीक है, कि भाई देखो यहाँ पे दिखाया, मान लो कबीर सिंह, पिक्चर देख कर आया आप कबीर सिंह, और वहाँ पे वो दारू-वारू पी रहा है, बढ़िया आराम से चली गई, जो है क्या कहते हैं, प्रीति भाग गई छोड़ के, तो वो पिए पड़ा है, वो बिल्कुल अपने आप को जो है दारू में उसने लिटा लिया। तो जो इंसान एक एजुकेटेड बंदा होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो सोचेगा ही नहीं ये चीज़ गलत है ना? और डूइंग दिस इज़ समथिंग कि मतलब मेरे को बर्बाद करेगी ये, है ना? इससे अच्छा तो यूपीएससी निकाल लें, है ना? तो एक समझदार इंसान जो है वो इन चीज़ों से जो है वो परसुएड नहीं होगा, है ना? तो ये वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है? स्टॉक पाइल में हम यही बात समझेंगे कि एक हेल्दी इंसान, एक वेल रीड पर्सन जो होता है, वेल रेड पर्सन जो होता है, वो अपने आप को रेजिस्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। उसके बाद डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फ्लुएंस टेक्निक्स। तो देखिए इसमें क्या है, सारी टेक्निक्स जो होती हैं रेजिस्ट करने की परसुएशन को, ये आपका टेक्निक से रिलेटेड है, जो कि सोशल इन्फ्लुएंसेस से होती हैं। अगर हम अवेयर हैं, अगर हमें जानकारी है कई सारे सोशल इन्फ्लुएंस टेक्निक की, है ना, तो और आपका परसीव, अगर हम उसे समझते हैं, समझ जानते हैं, है ना, उनको ट्रिक की तरह यूज करते हैं अपने आप को परसुएट करने में, तो हम इन्हें मतलब भी हम रेजिस्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बात सही आई, समझ में आई। नेक्स्ट है, बात करेंगे पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड एंड गवर्नेंस इन इंडिया।
ठीक है। तो इसमें परसेप्शन, आपका ओरिएंटेशन और एटीट्यूड जो कि पब्लिक का होता है या एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना भी, जो अभी पब्लिक में जो चेंज है ही है, पॉपुलेशन की जो पब्लिक के चेंजेस आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव परसेप्शन जो है, एटीट्यूड जो है। तो कुछ हम डील करेंगे इसको कुछ सब हेडिंग्स के अंदर। तो पहली होगी एडमिनिस्ट्रेशन विज़ पब्लिक, दूसरा होगा हमारा पीपल्स परसेप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशंस एटीट्यूड टुवर्ड पीपल, और चौथा होगा रिकंसाइलिंग ऑफ पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन विज़ पब्लिक के। तो यहाँ देखिए काफ़ी जो है बढ़ोतरी हुई है फंक्शंस में, पावर में एडमिनिस्ट्रेशन के, आप देखते हैं, है ना। अभी आज तक तो एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब आपका 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो रोल था एडमिनिस्ट्रेशन का, ये काफ़ी लिमिटेड था, है ना। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह इतने थोड़ी ना थे, ब्रिटिशर्स ने लाना शुरू करे थे, है ना। लेकिन जो नाइट वॉचमैन कॉन्सेप्ट है ये रिप्लेस हुआ, मतलब पहले तो नाइट वॉचमैन कॉन्सेप्ट चल रहा था, है ना। तो नाइट वॉचमैन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्टेट में क्या होता है, स्टेट का जो रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये लिमिटेड होता है ना, पब्लिक को लेके, या पब्लिक का रोल स्टेट को लेके लिमिटेड होता है ना। लिमिटेड कहाँ तक होता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तक, कि भैया तुम ये लॉ है यही मानोगे, ये ऑर्डर जो हमने दिया है वही मानोगे, ठीक है, यहीं तक लिमिटेड होता है। और इस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होता है जस्टिस का, या रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होता है, जैसे कि हमने हिस्ट्री में अपनी पढ़ाई है कि फार्मर वगैरह किस तरीके से एक्सप्लॉइट करे जाते थे, ठीक है। हालांकि अभी क्या हो गया है, अभी चीज़ें चेंज हैं। ये जो नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट है रिप्लेस हो गया है सोशल सर्विस या फिर वेलफेयर स्टेट से। जिसका मतलब क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब क्या करेगी, अब ये नहीं कि हमारी बात मानो, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सुनो। अब क्या है, हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारी इंडस्ट्री, हमारा एग्रीकल्चर, हर चीज़ पे आपको काम करोगे आप, तब आप अफेक्ट करोगे पब्लिक को, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन गया है, काफ़ी टेक्निकल बन गया है, आप जानते हैं। अब कुछ भी होता है, कहीं पे इंडस्ट्री में दिक्कत होती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे भैया वो देखो संभाल नहीं पाई सरकार, ठीक है। पहले क्या था, जो कह दिया वो करना है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल कहीं पे कम है, दो देखो कुछ कर नहीं पाई, है ना। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क है पब्लिक विज़ पब्लिक को लेके, डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे कि इंडिया काफ़ी डिफिकल्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो गरीब हैं, लिटरेट हैं, है ना, और पुराने ज़माने की सोच रखते हैं, इनिशिएटिव खुद नहीं लेना चाहते, खुद तो सड़क पे थूक देंगे, उसके बाद कहेंगे सरकार कुछ करती नहीं है ना। तो ऐसा तो एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है कि यहाँ पे एजेंट के तौर पे काम करता है सोशल चेंज के लिए, है ना। भाई सोशल में चेंज, सोसाइटी में चेंज लाना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काफ़ी वर्क करता है, ठीक है। जो एक इंसान जो मोटिवेट करता है लोगों को, उनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लेकर आता है इम्प्लीमेंटेशन में और डेवलपमेंट स्कीम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं है, तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करेंगे लोगों के परसेप्शन के एडमिनिस्ट्रेशन में, पीपल्स परसेप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, अगर सक्सेसफुली काम कराना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन सिटीजन्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग होते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाइए, लोगों जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पेक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें जब वो एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक को लेके, है ना। और कई सारी कंप्लेन हमेशा करी जाती हैं लोगों के द्वारा सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट, कि भैया केसेस में डिले हो गया, करप्शन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाते, एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, फेवरेटिज्म करते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो ऐसा कुछ कहा जाता है कि पैसा चलता है, ये चलता है, वो चलता है। लोग शक भी करते हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो क्या कहते हैं, सरकार के नीचे दबे हैं, पैसा लेते हैं, ये सारी बातें, है ना। तो ये यहाँ पे लोगों का स्कोप जो है वो यहाँ पे बहुत परसेप्शन क्या है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये भी कहते हैं कि भैया मिडिल मैन के लिए कुछ बनता नहीं है ना, मिडिल मैन सॉरी मिडिल क्लास के लिए कुछ है नहीं। और यहाँ पे क्या है कि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो बिचौलिया होते हैं ये गरीब को बर्बाद करते थे, किसानों के लिए बात कर रहे थे बिचौलियों को हटाने की। तो ये लोगों का परसेप्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये वाली बात है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन एटीट्यूड टुवर्ड पीपल। अब एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड क्या है लोगों को लेके, तो देखिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये अर्बन मिडिल क्लास है, वाइल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के टाइम पे ये मेनली रूरल मासेस से डिलीट करते जो है वो डील करती है ना। गरीब लोग हों या अनपढ़ हों उनसे ही डील करती है, जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कल्चरल गैप भी है हमारे क्लास में, एडमिनिस्ट्रेटर के क्लास में और मेजॉरिटी ऑफ मासेस में, है ना। कल्चरल गैप भी तो होता ही है। एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लोगों को डिफरेंट इंडिफरेंट पाते हैं, और मासेस लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को डिसइंटरेस्टेड की तरह देखते हैं। भाई एडमिनिस्ट्रेटर सोचते हैं चलो हम एक जैसा काम करें, लेकिन लोग इतना उसमें वो नहीं दिखाते भरोसा। तो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे देखती है लोग जो हैं वो, उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं,
उनके पास कोई समझ ही नहीं है कि वो दिक्कतें उनकी हैं क्या, कोई एफर्ट तो लगाते नहीं चीज़ों में, है ना। तो यहाँ पे ये कहने का है कुछ एक्सटेंड तक लोग जो हैं वो समझते नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब सिविल सर्वेंट भी कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और लोग जो हैं वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं लोकल पॉलिटिशियंस के माध्यम से, कि पॉलिटिशियंस कह रहे हैं भैया देखो जरा यहाँ पे कर रहे हैं, हमको हो रही दिक्कत है संभालो, है ना। तो सही चीज़ गलत चीज़ में ये बात बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसी ओकेशन में देखता है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए सच्चाई से काम करना। अब वो कोई काम कर रहा है कि भाई ये काम नहीं होगा, वो एक सोर्स वाला आदमी गया, उसने कह दिया नेताजी से, नेताजी जरा करवाइए जरा इनका तबादला करवाइए, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा कुछ है भाई, अ, एक दूसरी कंप्लेन ये है मासेस को लेके कि जनरल मासेस जो है ना ही कोई इंटरेस्ट है इनका, है ना, कंट्री को लेके, स्टेट को लेके, या कोई ना ही कोई इनिशिएटिव शो करते हैं। जैसे मैंने बताया थूक के चले जाएंगे पान और कहेंगे "अम्मा, भैया सफाई नहीं है भारत में", है ना। तो ऐसा क्या, तुम ही तो फैला रहे हो ना। कई सारे केसेस में सिविल सर्वेंट जो है वो डरते हैं, है ना, उनको उनसे भाई उनसे डरते हैं लोग, उन पे सस्पिशन करते हैं, है ना, उन पे ट्रस्ट नहीं दिखाते। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है रिकंसाइलिंग ऑफ पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए अलग अलग व्यूज हैं दोनों सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेटर के एक दूसरे को लेके, है ना। तो किस तरह से इन सबको एक साथ लाया जाए, है ना, किस तरह से रिलेशनशिप बढ़ सकती है। तो इसमें सीपी बम्बरी ने ये बात कही कि ज़रूरत है चीज़ों की जो करे जाएं जिससे एटीट्यूड लोगों का जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव में बदले, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना साथ निभाएं। इनके हिसाब से कुछ लिंक्स की ज़रूरत है जिनको इस्टेब्लिश करें आपस में, ताकि हम जो हमें जो चाहिए, हमें जो गोल पूरे करने हैं वो हम पूरे कर सकें। ठीक है, लिंक बहुत ज़्यादा इनके हिसाब से ज़रूरी है, और एक एजेंसी बने कुछ जो लोगों के साथ भी साथ दे। ठीक है, जो इगैलिटेरियन गोल्स हैं, है ना, आम जनता के, मिडिल क्लास के, चीज़ें जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारी कंट्री के, ये आप ऐसे नहीं पा सकते हो। ये अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उससे नहीं पाओगे। सोसाइटी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनके इनिशिएटिव, उनके इंटरेस्ट, अगर वो पूरे दिल से कोई चीज़ करते हैं कि भाई मैं नहीं थूकूंगा मेरा देश है, मैं कूड़ा यहाँ नहीं डालूंगा मेरा देश है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जगह और ज़्यादा बढ़ेगी। तो कॉमन मैन का बहुत है एट द टाइम इनका फील्ड विजिट में जाए, इंस्पेक्शन हो और टूर हो, तो ताकि लोग यहाँ पे समझें चीज़ों को। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा मैंने। केस स्टडीज़ कुछ दी हुई हैं, देखो केस स्टडीज़ तो मैं अभी यहाँ डिस्कस कर नहीं रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर आपको केस स्टडीज़ चाहिए हो तो प्लीज़ अपने आप या तो लगा लो, या फिर कहोगे तो एक आध आप मैं डिस्कस कर दूँगी। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और शायद भाई कुछ काम आप करके देखो, नहीं होता है तो फिर मैं तो हुई। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires. Please share your views in the comment box, and if you want to watch this video on Facebook you can watch it. There's a page named Surfires, you can like the page and watch these videos there. And if you want to follow me on Twitter, Instagram, Telegram, any of the social media site, you can just go through the link which is in the description box. Thank you so much for the discussion. Please share your views in the comment box. Have a wonderful day ahead. Take care.